अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। आप सबकी क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और मुझे आप कहते हैं सुहा अफजल, मैं इन्हें कहती हूँ अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और मैं उन्हें कहता हूँ हरमीत सिंह साहब। और हम हमेशा नया सुबह मुंतज़र होते हैं हरमीत का मुख खूबसूरत सा नज़र आए और हम देखें आज हरमीत ने क्या पहने हुए है। आज हमने दस्तार कौन सी बांधी हुई है, हम ज़रा देखें ना हरमीत सिंह की तरफ चल के, फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हेलो हरमीत, हैप्पी मंडे, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और वैसे आप दोनों माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। एक तो 2 छुट्टियां आप लोगों ने गुजारी हैं, तो जाहिर बात है रूह साहब का पता नहीं, लेकिन सुहा ने रेस्ट जरूर किया होगा। रूह साहब तो मेरी तरह कहीं ना कहीं शो वगैरह में भी बिजी हो जाते हैं। तो कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? वैसे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। हाँ बिल्कुल अच्छा गुजरा। खबरें गर्मा गर्म रही। कतर का वर्ल्ड कप देखा, ओपनिंग उसकी क्या शानदार ओपनिंग थी, क्या जबरदस्त। और ये 18 दिसंबर तक चलने हैं टूर्नामेंट। दुनिया का महंगा तरीन टूर्नामेंट हरमीत ये होने जा रहा है। और मैं आज देख रहा था एक खबर के उसके ऑर्गेनाइजर हैं फीफा के, उनको $1 बिलियन सिर्फ स्पॉन्सरशिप की मनी। क्या बात है। लेकिन सर कतर के जो रूल्स और रेगुलेशंस रखे हैं, आई जस्ट ट्रूली अप्रिशिएट ऑल दोज रूल्स। मतलब उसको मान भी रही है दुनिया, और वो जो सारे रूल्स हैं वो इस चीज़ को कीप इन माइंड रख के रखे गए हैं कि आप एक कतर में फीफा वर्ल्ड कप करा रहे हैं। रिसेंटली कल की खबर जो मैंने पढ़ी कि शराब जो है वो 2-3 घंटे बिल्कुल अलाउ नहीं है, कैंस अलाउ नहीं की उन्होंने, बियर अलाउ नहीं की उन्होंने। उसके अलावा छोटे कॉस्ट्यूम्स पहनकर जो आप देखते हैं नॉर्मली साइड पर खवातीन परफॉर्म कर रही होती है, उनको भी मना किया। एंड देयर आर सो मेनी अदर रूल्स एज वेल। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मुख्तसर कपड़े आप पहन के स्टेडियम में नहीं आएंगे। ये भी अच्छी चीज़ थी। उन्होंने कहा कि शोल्डर से ऊपर आपने ड्रेस पहनना है, यानी मर्द भी जो हैं वो अपनी शर्ट्स उतार के वो जो होता है ना अपने जिस्म के ऊपर, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी, अपने टैटू दिखा रहे होते हैं या मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के झंडे बना लेते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं होगी। आप अपनी टी शर्ट प्रॉपर पहने, और इसी तरह से शॉर्ट्स की इजाज़त नहीं होगी। ख़वातीन भी मुख्तसर लिबास नहीं पहन पाएंगी। कतर का मौसम बड़ा शानदार है। मतलब इन दिनों में मैं देख रहा था कि तकरीबन कराची जैसा मौसम है। बहुत ही मतलब शाम के वक्तों में जब ये हो रहा होगा। कल जनाब ये जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये कोरिया के ग्रुप की है। लोगों को अपनी झलक दिखाई, और फिर प्रियंका चोपड़ा की भी मैंने झलक देखी थी, यहाँ पे पहुंची हुई थी वो। बहुत दुनिया जहान से लोग पहुंचे। सिर्फ यही है कि टूरिज्म के हवाले से, पहचाने जाते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं हमें हरमीत को ऐड करना चाह रहा है। जी हरमीत। जी बिल्कुल रूह साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि कतर एक तो मेज़बानी का जिस तरह उसको मौका मिला है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो अरेंजमेंट की हैं। फिर स्टेडियम की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेडियम्स वहाँ पे बने और बड़े खूबसूरत तरीके से बने हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आप यह अंदाज़ा लगा लें कि एक मुल्क, एक रियासत, फिर वहाँ पर जो कवानीन उस पर अमल दरामद किस तरह यकीनी उसको बनाना है, ये वहाँ पे बंदा सीखे। क्योंकि अगर आप देखें इस किस्म का इवेंट जो होता है, इसमें एक तो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, मुख्तलिफ रवैयों के से उनके होते हैं, क्योंकि अब बाजारी बात है, आदी होते हैं वो उस किस्म के उन अपनी आदत से मजबूर होकर और फिर उन कवानीन को अपने ऊपर लागू करना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद इन सारी चीज़ों को मानना, फिर फीफा के जो सदर हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जाहिर बात है कि शराब पर कुछ स्टेडियम, कुछ एरिया में पाबंदी है और कुछ ही जगह जो है वो मख्तस की गई हैं। तो फीफा के जो सदर हैं उनका भी ये बयान सामने आया कि आप अगर 3 घंटे के लिए बियर शेयर नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे भैया, थोड़ा सा चिल करें, एंजॉय करें। और जाते हुए उनको मास्क और इतर भी लोगों को जब स्टेडियम में दाखिल हो रहे थे तो उनको दिया गया। तो अपनी रिवायत है उसको उन्होंने बरकरार रखा और वो जो अच्छी बात है। और ओपनिंग सर जैसे आप कह रहे हैं जनको जिनका ताल्लुक बीटीएस से, उन्होंने परफॉर्म किया। उसके अलावा प्रियंका चोपड़ा का हमने जिक्र किया। लेकिन सर ये सारी परफॉर्मेंसेस के बावजूद जो एक लुक आ रही है, जो कि भी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, एक ह्यूज स्टेडियम की लाइट्स की, एनिमेशंस की, परफॉर्मेंस सीक्वेंस, इफ यू टॉकिंग अबाउट जो वहाँ पर शायकीन देखने के लिए आए हुए हैं, सर मुंतज़मीन जो आए हुए हैं वो से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इट सीम्स टू बी लाइक वेरी डिफरेंट, वेरी अमेजिंगली। हाँ, मैं जैसे कह सकता हूँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं वो प्रेडिक्ट भी कर रही है कौन सा मुल्क दुनिया का ऐसा है जो इस बार वर्ल्ड कप जीतेगा। ये तो खैर परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है, क्योंकि पिछले दुनिया में जब ऐसे टूर्नामेंट्स हुए हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई ऐसा मुल्क उसने हैरान कर दिया जो रेटिंग में को बहुत ऊपर नहीं था, लेकिन जीत गया फिर भी। तो अभी इस साल, पिछले साल का चैंपियन जो है फ्रांस था,
वो भी पहुंचा हुआ है, उसकी भी अच्छी टीम है। जर्मनी की टीम हमेशा हैरान कर देती है। अर्जेंटीना बड़े शौक से आया हुआ है। लेकिन ब्राज़ील के बारे में रेटिंग वालों का कहना है कि ब्राज़ील इस दफ़ा ज़्यादा उसके चांस है। तो हम देखते हैं। बाकी ये है कि रोनाल्डो और मेसी जो दुनिया के मशहूर तरीन प्लेयर हैं, ये आखिरी मौका है उनके लिए कि अपने मुल्क को अगर वो चैम्पियन बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। रोनाल्डो की टीम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी भी जो टीम है पोर्चुगल की, पुर्तगाल जिसे बोलते हैं, वो रेटिंग में बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन रोनाल्डो के होते हुए हम चांस कहते हैं बहुत अच्छा बन जाता है। और मेसी तो अर्जेंटीना का ग्रेट प्लेयर है, उसके बारे में भी ये देखते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से वो अपनी टीम को आगे लेके बढ़ेगा। ब्राज़ील जैसे मैंने कहा कि उसमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इस दफ़ा उन्होंने पीछे काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं। उसके बारे में ये है कि वो चैम्पियनशिप जीत सकता है। हमने जैसे पहले बात एक दफ़ा की थी कि मुख्तलिफ लॉटरियाँ भी और मतलब वो जो जानवरों के साथ उस तरह की भी चीज़ बनी हुई है कि ऑक्टोपस निकालेगा कि कौन सा मुल्क दफा चैंपियनशिप जीत सकता है। कई और तरीके कार हैं, बहुत सारी हैं। हाँ। लेकिन सर पाकिस्तान की अगर खास तौर पे बात की जाए तो आपको पता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें भी थी। आपको पता है फुटबॉल्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, सियालकोट से वो तैयार किए गए हैं। और अगर पाकिस्तान में फुटबॉलर्स की बात करूं, आपने रोनाल्डो और मेसी की बात की, एक छोटे से छोटा बच्चा भी जो है ना वो उनका बहुत बड़ा फ़ैन है। और मेरे खुद अगर अपनी बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में 5-6 फुटबॉलर्स थे एंड दे आर डाई हार्ट फैन ऑफ रोनाल्डो एंड मेसी, और लोग उन्हें बड़ा फॉलो करते हैं। और लेकिन उनकी टीम्स की अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि हाँ इस एक बंदे की वजह से और इन पर्सनैलिटीज़ की वजह से टीम अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है। और अभी तक ये कहना अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन जीत जाएगा ये ट्रॉफी जो फीफा वर्ल्ड कप अभी इस वक्त कतर में हो रहा है, लेकिन हमें देखने में बहुत मजा आ रहा है। हमारे लिए बड़े फख्र की बात एक अलबत्ता है इसमें, और वो ये है कि जो फुटबॉल इस्तेमाल किया जा रहा है वो सियालकोट का बना हुआ है। मतलब वो हमेशा काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तानियों को ये बड़ी मुबारक एक्सपोर्ट उस हवाले से हमारी और बढ़ेगी स्पोर्ट्स गुड्स की। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में वो इलाके जहाँ पे फ़ुटबॉल खेला जाता है, जैसे बलोचों का इलाका है कराची में, मलीर वगैरह का इलाका, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पजीराई है वर्ल्ड कप के हवाले से। उन्होंने अपनी गलियों को पेंट कर लिया है, झंडे बना लिए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ पे भी रोनाल्डो और मेसी के फ़ैन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हमारी है कि मौसमियाती तबाही का शिकार ममालिक के लिए आलमी फंड कायम कर दिया गया। ये COP27 कॉन्फ्रेंस थी जहां पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को, बिलावल को, दोनों को मुबारकबाद देनी चाहिए। यहाँ पे कुछ तनकीद का निशाना भी बने। थोड़े से बाद ममालिक जो कुछ रूल्स थे उसके हवाले से अमेरिका और बरतानिया बहुत खुश नहीं थे, लेकिन ये पहला कदम है। और इसके बाद अगर फंड का क़याम आ जाता है तो हो जाता है तो पाकिस्तान को भी जो सैलाब से तबाहकारी हुई थी उस मामले में मदद मिल सकती है। बात असल में यही है कि वहाँ पे ये बावर कराया गया पाकिस्तान की तरफ से भी, और भी जो 2-4 मुल्क जहाँ पे सैलाब आए हैं उनकी तरफ से बावर कराया गया कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो तबाही हो रही है हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और सर ये जो मौसम बदल रहा है, मौसमियाती तब्दीली और तगय्युरात जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में देख रहे हैं। मतलब सैलाब की बात तो चले हम कर रहे हैं जिन ममालिक में सैलाब आए हैं, लेकिन तेज़ हवाओं के चलने का सिलसिला भी सर बहुत सारे ममालिक में जारी है जो कि काफ़ी तबाही का बाइस बन रहा है। कल भी मैं कुछ पिक्चर्स देख रही थी, आई थिंक वो लंदन की पिक्चर्स थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर तेज़ तूफ़ानी हवाएँ चल रही हैं जो कि बड़े बड़े ह्यूज बिल्डिंग्स जो है उनको भी डिस्टर्ब कर रही हैं, और बड़े बड़े जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए होते हैं, बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनाए होते हैं सर, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन दो कि इतनी तेज़ हवा के वो हिल जाते हैं। और मैंने कल तो एक बहुत बड़े बालून को जो उन्होंने वहाँ पर डेकोरेशन के लिए रखा गया था वो गलियों में फिर रहा था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो ये जो फंड्स आलमी सर कायम किए गए हैं, ऑब्वियसली ये उन तमाम ममालिक में पाकिस्तान को सर इससे बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज हमें इन फंड्स की अशद ज़रूरत है। हमें अशद ज़रूरत है, हमारे बहाली के काम में काफ़ी मदद मिलेगी। ये वज़ीर आज़म का भी कहना है, बिलावल का भी कहना था। जो फंड हैं
ये पहला कदम है, जैसे मैंने बताया। इसके बारे में कमेटी बनेगी। पढ़ रहा था, ये बहुत अच्छी बात है। कल का ये जो हुआ है इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ख़ारजा पॉलिसी अगर यहाँ पे कहे तो एक अच्छा इक़दाम उठाया और कोशिश की गई और फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बिन-अक़वामी सतह पर हम पढ़ते हैं और देखने में आती हैं, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि भरोसा अभी तक हम बिल्ड नहीं कर पा रहे। IMF भी ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने जो तबाहकारियाँ हुई हैं वहाँ पर कितनी जो है अगर इमदाद आई भी है तो किस तरह का काम हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उसी तरह काम नहीं होता, बाहर से चीज़ें आती हैं उसी तरह लगती नहीं। यही वजह है कि इस बार हमने देखा कि सैलाब की बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई लेकिन उस तरह इमदाद हमें नहीं मिली और बहुत सारे ममालिक जो है उनकी जानिब से यही खदशा पाया जाता है कि हाँ लोगों तक पहुँचती नहीं है, यही वजूहात है। तो मेरे ख्याल में अगर ये मामला भी ठीक हो जाते हैं तो भरोसा अगर एक दफ़ा हम कायम कर लेते हैं, अपना भरोसा हासिल कर पा लेते हैं, लोग हम पे भरोसा करना शुरू करें तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से और भी फ़ायदे हो सकते हैं। जी हरमीत, उसमें बिल्कुल आपने इसको जोड़ा जो वो बहुत अच्छा है। IMF की किस्त जो हमें मिली थी 1.2 बिलियन की, वो हमें नहीं मिली अभी तक। अक्टूबर में आना था वफ्द को IMF के यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए, वो नहीं आए और उन्होंने यही कहा है कि सैलाब के हवाले से जो फ़ंड हैं कितने खर्च किए हैं आपने, कहाँ लगे हैं, इसका हिसाब किताब पहले दें। और जनवरी तक मौखर कर दिया है। पाकिस्तान जिस मुश्किल का शिकार है उसमें अगर ऐसी कोई ताख़ीर होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर दोबारा वही खबरें गर्दिश करने लगती हैं जब ऐसी कोई बात आती है कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। तो मुआशी मैदान में हमारे लिए मुश्किलात हैं। इसहाक डार साहब के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो कायल करें जो IMF के माहिरीन हैं उनको इस बात के पर आमादा करें कि हमें फ़ंड की ज़रूरत है और हिसाब किताब भी अगले हफ्ते इनको देना है, वो हिसाब किताब भी सही शफाफ तरीके पे पहुंचा दिया जाए। और सर सारी फॉर्मेलिटीज़ शराइत पूरी करने के बाद काफ़ी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से हम देख रहे थे कि काफ़ी हमने बहुत डिस्कस किया अपने शो में और बहुत सारी चैमगोइयाँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हुई हैं कि फाइनली वी हैव क्लियर्ड एवरीथिंग और अब IMF का जो है वो अप्रूव्ड होने के बाद वफ्त आएगा और सारी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी, बट उसमें मुसलसल हमें ताख़ीर देखने में मिल रही है। सर ओवर द वीकेंड एक और बड़ी ऐसी खबर थी जिसने हमें काफ़ी डिस्टर्ब किया, यकीनन उनके फैंस तारिक टेडी साहब की अगर हम बात करें तो कॉमेडी की दुनिया का जाना माना नाम, खूबसूरत पर्सनैलिटी, लोगों को हंसाने वाले, और सर वो इस जहाने फानी से कूच कर गए, अब हमारे बीच नहीं है जी। तो वो इंतकाल को उनके फैंस बड़े डिस्टर्ब थे। हाँ बिल्कुल, उस हवाले से लोग अपील कर रहे थे जिस वक्त, उस वक्त भी हम देख रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके जो पीछे लोग हैं उनको सब्र जमील अता करे। तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे आगे भी चल के बात करें, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने रन डाउन की तरफ। मैं ख्याल में रेगुलर मंडे रन डाउन की तरफ चलते हैं। मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक है, तो आज क्या क्या पॉलिटिकल हैपनिंग्स होने जा रही हैं। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि जो भी ईरान की बात हुई और लॉन्ग मार्च की बात हुई, इमरान खान की बहुत सारी स्पीचेस की हमने बात की लेकिन अब PTI को 2013 के बाद भी फॉरेन फंडिंग होने का इंकशाफ हुआ है। 2013 के बाद भी इस केस में अब ये भी एक नई पेशरफ्त है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जो CPAC है उस तर्ज का एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सऊदी अरब के साथ भी हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट हो, शुरू किया जाए जिससे माशी सूरत हाल और डेवलपमेंट की सूरत हाल पाकिस्तान में जो है वो बेहतर की जा सके। तो इसको हम आज के रनडाउन में टॉप स्टोरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर हम बिल्कुल बार बार बात कर रहे हैं बदलते मौसम की। सर्दियाँ तो लाहौर में आ गई हैं लेकिन हम भी देख रहे हैं कि लाहौर समेत कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अजीबो गरीब सा मौसम है। मुकम्मल तौर पर हम जज नहीं कर पा रहे कि ये मौसम जो है वो पिछले कई सालों में हमने देखे या नहीं देखे, और पूरी दुनिया में ये जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सर्दी से सर्दी है, सर सर्दी आती है तो मछली आती है, मछली आती है तो फिर हम इंजॉय करते हैं और हम खाने पीने के लिए जाते हैं। तो ये मछलियाँ कहाँ कहाँ फिर फ्राई होती हैं, कैसे फ्राई होती है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पैकेज है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स कहाँ कहाँ मौजूद है। सवाद से कुछ पैकेज है, कुछ पैकेज फैसलाबाद से है, तो फिर हम ये सारे शामिल करेंगे और आपको खाने पीने के अच्छे पॉइंट्स बताएंगे कि आप फिश कहाँ से खा सकते हैं। इसके अलावा वन मोर ट्रेलर टू शो यू गाइज 11वें
की जो सर रिलीज़ है उसका ट्रेलर जारी हो गया है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अब तो सर मेरा बहुत मूड होता है, मैंने आपको पता है मौला जट 2 दफ़ा देख लिया, इस वीकेंड भी देखी है। अच्छा, 2 दफ़ा देख लिया मैंने, 3 दफ़ा पूरी करनी है। अच्छा तो फिर एक दफ़ा फिर तबसरा हो जाए जरा उसके अच्छा सर, एक दफ़ा फिर आपको पता है मैं बारहा देख कर हमें यही रियलाइज हुआ, वहाँ पर तमाम लोग, जितना भी ऑडियंस मौजूद था सर, हम प्रीमियम में थे, कम लोग थे लेकिन स्क्रीन बड़ी थी, वहाँ पर जितने भी लोग थे सर वो बार बार अप्रिशिएट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ हमजा अली अब्बासी की परफॉर्मेंस को। अच्छा, और यही कह रहे थे जो मैंने लास्ट टाइम कहा कि भाई आपका विलन ही दरअसल असल हीरो है। हाँ, लेकिन जो सर फवाद के फैंस बहुत सारे थे हरमीत, वो बस बिला वजह फैन थे इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे, नहीं 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 फवाद ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, माहिरा बहुत प्यारी लगी है, वो बोले जो ट्रेलर वगैरह जो चीजें हमने देखी, आपने तो फिल्म देखी है, इसमें कोई नहीं, हमजा अब्बासी की परफॉर्मेंस बड़ी कमाल की है। और आप एक्सप्रेशन को देखें, आप डायलॉग की डिलीवरी को देखें, बड़े मजे की डिलीवरी उन्होंने की। और वैसे है भी पंजाबी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसी तरह उन्होंने डिलीवर भी की है, क्योंकि टच भी उसी तरह आ रहा है। दूसरी बात ये कि जानदार है, उनकी एक्टिंग बड़ी जानदार स्क्रीन पे नजर आ रही है। अच्छा हरमीत, उस बारे में एक और चीज़ भी है, वो ये है कि जिस वक्त मौला जट पहली लगी थी उस वक्त भी लोगों ने नूरी नथ जो विलन है उसका उसको ही पसंद किया, उसको ज़्यादा पसंद किया था। मेरे ख्याल में उसमें एक और चीज़ ये भी है कि उसका कैरेक्टर भी ज़्यादा बेहतर लिखा गया, यानी जिस वक्त उस वक्त भी फिल्म बनी थी, अब भी ये है, ये सुहा ज़्यादा तफसील से बता सकती है, इसे देखिए फिल्म, मैंने भी नहीं देखी, मेरा प्लान ज़रूर है। वैसे ये है कि 200 करोड़ रुपया इंटरनेशनली कमा चुकी है अब तक फिल्म, और अभी तक जिसको कहते हैं गोइंग ग्रेट, अभी तक आगे बढ़ रही है। लोग जो बाहर के मुल्कों में मेरे रिश्तेदार हैं कई, वो बताते हैं कि हम 2-2 3-3 दफ़ा देख चुके हैं। हाँ, और उस हवाले से जो पाकिस्तानी फिल्म स्टार हैं जिनकी बारहा अपील होती है कि पाकिस्तानी फिल्म देखें, इसको आप प्रमोट करें, तो उनके लिए भी एक सबक है कि भाई आप फिल्म अच्छी बनाएंगे तो फिल्म देखेंगे ना, बिला वजह तो नहीं हो सकता कि आप फजूल से फिल्म बनाएं और आके कहें पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। बहुत सी फिल्में ऐसी आई हैं जिसके बारे में ये होता है कि जी मतलब वो आ जाता है जी फिल्म को सपोर्ट करें, फिल्म को सपोर्ट करें, लोग जाते हैं पहले हफ्ते में फिल्म उतर जाती है, इतनी बोगस होती है। और सर लोग बड़े लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छी फिल्में अगर बनती भी हैं तो उसको मुतनाज़ा बनाने के सेंसर बोर्ड भी उसमें शामिल है, और कई लोग जो हैं उसी तरह उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई देते, और हम देखते हैं फिर उसको कंट्रोवर्शियल भी बनाने की कोशिश की जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो पूरी दुनिया में बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने काम जो है वो अगर फिल्म देखे कामयाबी भी उसको वही मिली है, लेकिन पाकिस्तान में जब बात आती है तो उसको मुतनाज़ा करके इस तरह पेश किया जाता है। यही वजह हम कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है, हम नहीं चाहते एक अलग टॉपिक को देखना, ये सबसे बड़ा मसला। अच्छा, आपकी ना इस बात से सर वही बात कर रहे हैं, आपको पता है जॉयलैंड जो है उसकी पहले रिलीज पे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, उसके बाद इजाज़त मिल गई, इजाज़त के बाद फिर पाकिस्तान समेत मतलब पंजाब में खास तौर पर उसको बैन कर दिया। जहाँ जहाँ लोगों ने देखी है वहाँ इतना अप्रिशिएट किया है, मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल में अगर स्टैंडिंग ओवेशन आपकी मूवी को मिला है तो आप क्या सेंसर बोर्ड कर रहा है और क्या वो समझ रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको सेंसर करके भी दिखाया जा सकता है। तो ऐसी मूवीज़ जो बिजनेस ला सकती हैं, जो बिजनेस ला रही हैं और हमारी सोच को सर चेंज कर सकती हैं। लोग आर्ट पसंद करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक पसंद करते हैं अगर उनको दिखाया जाए। सो ऑल दो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन लेट देम गेटिंग बेटर टू। अच्छा, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुनफरद होने के अलावा एक चीज़ और भी होती है, और जिसको बोला जाता है कि एक ग्रैंड स्केल। ग्रैंड स्केल होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपकी मूवी छोटे स्केल के ऊपर होती है तो लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जी ये फिल्म नहीं, टेलीविजन का कोई प्ले है, बजट है और बजट नहीं इतना लगाया, हाँ वो बजट नहीं था, ये हो गया वो हो गया। तो मौला जट में कम से कम ये है कि ह्यूज स्केल, ग्रैंड स्केल मतलब सर आप कोई भी एक एंगल देखें, वो ड्रोन से लिया हो, वो किसी इलाके का हो, अगर हम उस जेल खाने की बात करें जहाँ पर हमजा अली अब्बासी थे, और अगर हम उस किले की बात करें, हर शॉट को इसने वाइड एंगल से लिया गया है कि हमें वो पूरा का पूरा सिनेरियो नजर आता है कि यस दिस इज समथिंग जो हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर मैं कहूँ कि बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। सर करण जौहर ने फ़ोन किया गौहर को, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भी आपकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, और हमने दुबई में करण जौहर को खुद मतलब बहुत बड़े आपको पता है प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा सर जो इसके राइटर है उनको बॉलीवुड से एक ऑफर भी आ गई है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में काम करना चाहिए। लेकिन ये बहुत सारे क्रेडिट्स हैं जो कि मौला जट कम होम, ये सारी चीज़ें घर लेकर आए हैं पाकिस्तान में। सो वी अप्रिशिएट अगेन। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि हमारे डेली डोज में आज क्या है। सेलेक्ट आउट डेली डोज। पहला डेली डोज जो है सर वो वहाँ से है, ऐसा कस्बा है जहाँ पर सर अब अगले 2 माह दिन नहीं होगा, सिर्फ रात रहेगी, यानी तारीख ही रहेगी। लेकिन सर 2 माह तक सूरज तलू ना होना,
मतलब आप अगर रिसेंटली देखें तो 18 नवंबर को मेरे ख्याल से पहला सूरज यानी सनराइज और सनसेट हमने देखा, और उसके बाद अब नहीं 2 माह तक देख सकेंगे। ठीक है, ये जैसे बता रहे हैं कि कुतुब शुमाली का ये है जो इलाका जहाँ पे आखिरी बार 18 नवंबर को सूरज गुरूब हुआ। 4000 अफराद के इस कस्बे में 18 नवंबर को दोपहर 12:42 पर सूरज तलू हुआ और महज 59 मिनट के बाद 1:41 पर गुरूब हो गया। अब एक लंबी तवील रात होगी जिसमें लोग जो हैं, जो लोग इनके बारे में कहते हैं जो रात देखना चाहते हैं, रात देर तक सोना चाहते हैं, उनके लिए ये इस तरह के वो होगी, लंबी रात उनको मिल जाएगी। ये उन मुल्कों के लिए बारे में ख़ास तौर पे बात होती है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जी लंबी तवील रातें होती हैं, फिर लंबे तवील दिन होते हैं, लेकिन यहाँ की रात बहुत तवील है। 2 माह की रात। अब देखिए अगली सुबह पता है कब देखेंगे अगर सूरज की बात की जाए? 23 जनवरी 2023 को अब इन्होंने सुबह देखनी है। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप सूरज की सी जो रोशनी होती है ना अरमीन, मतलब इसे सनसेट वाली फील जो होती है बिफोर सनराइज और सनसेट, वो रोशनी आप देख सकेंगे, लेकिन सूरज बाकायदा तलू नहीं होगा। और सर इंटरेस्टिंग एक और बात ये है कि सर यहाँ पर ऐसा ही सूरज के साथ भी होता है, मतलब सूरज जो है वो सनसेट नहीं होता 2 माह तक। ऐसे पूरे सर्कल में ऐसे कुछ महीने भी आते हैं, लेकिन वो 2 माह तो नहीं, इसको 1.5 माह या हम 1 माह कह सकते हैं, जब सूरज गुरूब ही नहीं होता। मतलब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है मीत, एक सूरज गुरूब हो गया वो तुलू नहीं होगा, और एक जो है वो तुलू होगा तो वो गुरूब नहीं होगा, लेकिन कह रहे हैं कि टेम्परेचर वैसा रहेगा, मतलब सर्दी की सिचुएशन रहेगी, लेकिन सूरज जो है वो सनसेट नहीं होगा अगले कुछ 1-2 माह तक। अगली खबर की तरफ चले सर जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो है दुनिया का नायाब तरीन परिंदा, जो कि कहा जा रहा है कि इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो तीतर से भी मिलती है और बड़े खूबसूरत बाकी परिंद चरिंद जो है उनसे भी मिलती है, लेकिन एक सदी के बाद इसको दोबारा देखा गया है किसी जजीरे पर। फौरी तौर पर इसकी पिक्चर कैप्चर कर दी, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपको फौरी तौर पर दिखाने के लिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, 140 बरस के बाद ये नजर आया है और साइंसदान जो हैं उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। साइंसदानों में भी खास तौर पे वो जो बर्ड वॉचर हैं कि ये परिंदा उनके ख्याल में नापैद हो गया था, अब ये मिलता नहीं है, एक जजीरे के ऊपर उनको ये मिल गया है और वो खुशी की इंतहा नहीं है उनके। ये जो लोग ऑर्निथोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, परिंदों के शायकीन, उनके मुताबिक 140 बरस पहले एक तस्वीर इसकी किसी ने बनाई थी परिंदे की जो महफूज रह गई, और उसके बाद ये परिंदा चूँकि मिला नहीं, लोग तस्वीर के मुताबिक मुख्तलिफ परिंदों को देखते रहे मुशाबत के। सर 1882 में, मतलब मुशाबत की अगर बात की जाए, कहते हैं कबूतर की तरह इसकी मुशाबत है और नस्ल जो है वो तीतर वाली है, और गले पे बड़ा ज़बरदस्त सा ब्लैक कलर का रिंग है जो कि 2-3 कलर का मिक्सचर होता है। देखने में सीम्स टू बी लाइक मुर्गा टाइप ना, लेकिन उसको आपको मैं जैसे बता रही हूँ कि जो ऊपर वाले अगर रिंग के से पहले वाले पोर्शन की बात की जाए तो इट सीम्स टू बी लाइक कबूतर, और इसके अलावा नीचे वाले पोर्शन की बात की जाए तो तीतर की नस्ल से भी इसको रिलेट किया जा रहा है। तो साइंसदान वाकई बड़े खुश हैं क्योंकि सर वो कह रहे हैं कि ये खूबसूरत बहुत है, नायाब परिंदा है। हाँ, मैं कुछ जो परिंदों के शौकीन होते हैं, बहुत शौक से एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ 1-2 दफ़ा मैंने यहाँ से लाहौर से बाहर जाके जंगल में बर्ड वॉचिंग की हुई है। अच्छा। आप यकीन करो, बर्ड वॉचिंग एक ऐसा तजर्बा है जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा। और ख़ास तौर पे अगर आपके एक्सपर्ट हो ना कोई, हमारे लिए वो बर्ड जो बिल्कुल आम से होते हैं उनमें जो फ़र्क करना बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वो जनाब, वो डॉक्टर अयूब होते थे कभी, वो हमें साथ लेके गए, WWF से वो मुंसलिक थे। अच्छा। और बर्ड वॉचर्स के, वो बर्ड वॉचिंग के स्पेशलिस्ट है। वो जा के जब हमें दिखाते थे ना, वो देखो ये फ़लाँ नस्ल का परिंदा है, ये फ़लाँ नस्ल का परिंदा है, और वाकई हम छोटी छोटी दूरबीनें साथ लेके गए। इंटरेस्टिंग लगता था ना सर, कितना इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब एक फजर के वक्त आपको जाना पड़ता है उठ के, सिर्फ मतलब ये सबसे बड़ा सर उस वक्त तो देखिए ना एक फील है हरमीत, उस वक्त सुबह सुबह उठ के वैसे इनका चहचहाना इतना अच्छा लगता है, फिर आपको डिफरेंस पता लग रहा हो ये इस नस्ल का है, ये इस नस्ल का है, इसका कलर ये, हमें लगता है देखने में कि सारे सेम है, सबकी आवाज़ सेम आ रही है, लेकिन ये इनको देखकर एक जो फ्रेश फील आती है ना आपको, मतलब इनका उड़ना हवा में, और इनका मतलब सुबह सुबह हमारी तरह उठ जाना, अर्ली राइजर्स होते हैं ये लोग ना, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने वैसे तो नॉर्मली ये शहरों में तो ये चीज़ें ज़्यादा फील नहीं की जाती क्योंकि है इस किस्म की चीज़ें नायाब हो चुकी हैं, लेकिन गांव में आप जाती हैं यार, वो सब जब आप जाते हैं देखते हैं, सोते हैं, उठना जो होता है हमेशा चिड़ियों के मुख्तलिफ परिंदों के चहचहाने से ही होता है, और रात को
कोयल मेरे घर के पास ही दरख्त है, वहां पे वो बैठी होती है बाकायदा, रात को वो बड़ी सुरीली आवाज जो है वो कानों तक पहुंचती है, तो बड़ा मजा आता है इन सारी चीजों का। लेकिन अब वो चीजें हम देख रहे हैं कि एक तो ये मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ बहुत सारे परिंदे हमारे गाँव, हमारे आसपास जो जंगल हैं वहां आया करते थे, हम देखते थे उनको, कुछ लोग शिकार भी किया करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो हमें नायाब नजर आती, लेकिन फिर भी गांव है या जंगल है तो चीज़ें रुख कर लेती हैं, आ जाती हैं। हरमीत उसमें एक चीज़ और भी है, मतलब एक तो ये है कि मौसमियाती तगय्युर हुआ, दूसरे उसके साथ ये है कि हमने बाहर के दरख्त ला के यहाँ पे ऐसे लगा दिए जो परिंदे उससे मुताबिकत नहीं रखते। अच्छा। परिंदे वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। अच्छा। और वो फिर और इलाकों का सफ़र कर जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ ये जो नई नई बस्तियां बसती हैं जहाँ पे दरख्त काट दिए जाते हैं और उसके कॉलोनीज आ गई, ये जो हाउसिंग स्कीम्स आ गई, इनका फैलाव ये भी परिंदों को भगा रहता है वहाँ से। मैं लाहौर के बारे में बात करूँ, हाँ बहुत नुकसानदेह है। तो मतलब ये है कि जब आप पौधे लगाएं खुदा के लिए इस बात का एहतमाम करें कि वो पौधे ऐसे हों जो आपके मौसम की मुताबिकत के मुताबिक हों, और उसमें अगर हो सके हाउसिंग स्कीम वाले जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो अगर उसके मुताबिक पौधे लगाएं और पौधों के साथ को परिंदे भी छोड़ दें जो हो उसके मुताबिक वो पलें बढ़ें तो हो। लाहौर को जैसे बागों का शहर कहा जाता था वैसे ही परिंदों का शहर भी था। तो बेशुमार परिंदे हमें नजर नहीं आते। अब यहाँ पे देखो हम जो इसको जोड़ रहे हैं कि एक नायाब परिंदा 140 साल बाद मिला, कितना बर्ड वॉचर्स ने, साइंसदानों ने तहकीक की, हमारे परिंदे सारे गायब हो गए, हमें अफसोस ही नहीं है। और सर आप ये देखिए कि पहले कितना आम हो जाता था कि आपको ना घोंसले नजर आते थे दरख्तों पे, बड़े खूबसूरत लगते थे, वहाँ पर चरिंद परिंद आकर सुबह सुबह हम देखते थे कि यार उनका छोटा सा एक घर है। और हमने किताबों में इसे बहुत पढ़ा है, रियल लाइफ में देखने का इतना शौक होता था, हम तो पहले भी देखते कम थे, अब तो बिल्कुल ये चीज़ नापैद होती जा रही है। वैसे सुबह लाहौर की अगर बात की जाए, जिस तरह रऊफ साहब बात कर रहे हैं, हम जब लाहौर में एंटर होते थे ननकाना साहब के लिए जाते थे, क्योंकि बचपन में थोड़ी बहुत या लड़कपन में जो कुछ चीज़ें वो अभी भी याद है, तो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हमें नजर आते थे। अब अगर आप देखें, अब कल परसों जब मैं आ रहा था तो मुझे सारी सोसाइटियों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो बदलती जा रही है और वो नुकसानदेह हैं, नेचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, कुदरत को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कि सोसाइटियाँ बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग़िज़ाई किल्लत के साथ साथ परिंदे भी इस किस्म के जो है वो अब नायाब होते चले जा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आपने सुना ही होगा ना भेड़ चाल के बारे में। हाँ, भेड़ चाल। लेकिन अब देखिए ना, आपको अब लाइव एग्जांपल देते हैं, कहते हैं एक भेड़ एक तरफ जाना शुरू करे तो सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये मिसाल बिल्कुल रियल है। हम आपको ऐसी एक वीडियो दिखाते हैं कि जो भेड़े हैं, कुछ 34 के करीब ये भेड़े हैं, और इन्होंने तकरीबन 12 दिन सर गोल 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 घूम के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है। सर आपको याद होगा ऐसा एक सीन टॉम क्रूज की मूवी है, टॉम क्रूज की मूवी है मिशन इम्पॉसिबल, उसमें भी ये सीन उन्होंने ऐसे ही देखा था ना, मतलब वहाँ पर भी भेड़े जो है ना वो गोल गोल घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि पहले कुछ की तादाद जो थी वो कम थी, उनको देखा देखी वही भेड़ चाल, बाकी लोगों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया, कुछ रुक गई लेकिन उस सीक्वेंस से हटी नहीं। और कहा जा रहा है कि ये एक बैक्टीरियल वायरस भी है जो कि होता है और दिमाग का एक हिस्सा उसमें सुन हो जाता है। लेकिन ये एग्जांपल हम आपको अच्छा, वैसे बहुत सारे जानवरों में ये चीज पाई जाती है मुमासलत, अगर आप देखें उनका एक लीडर होता है और उसके बाद वो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आएंगे इस्लामाबाद और वो सब आप आएंगे इस्लामाबाद ट्रेल 5 की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे सुअर बहुत ज़्यादा है, जंगल में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। वो भी हम जब जाते हैं तो उनको लाइन में ही देखते हैं, लाइन रोड को क्रॉस करेंगे या किसी दूसरी जगह जाएंगे तो वो अपनी ही लाइन में रहेंगे। और ये जो आपने वीडियो की सर्कल दिखाई ये भी बड़ी मज़े की आप देखें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 12-13 दिनों तक ये बड़ा मुश्किल है मुसलसल चक्कर लगाना, लेकिन हो सकता है इन्होंने। हाँ हरमीत, मतलब यह है कि 12 दिन तक बगैर रुके बहुत अजूबे की बात है। और ये कि जैसे सोहा ने आगाज़ ही किया था भेड़ चाल, बाकी भी बगैर किसी वजह के चक्कर लगाए जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं। चलो वो चल रहे हैं, उनके पीछे भी चलते हैं। हाँ, चलें जी आगे चलें। हाँ जी आगे चलते हैं। कबीले के कोई मसला हो गया होगा। ये खबर हमने वैसे आपको पहले भी दी है लेकिन दोबारा दे देते हैं। फीफा के जो सदर है, जैसे कि हरमीत ने भी ऐड किया, अब्दुर्रऊफ साहब ने भी ऐड किया कि दे हैव इम्प्लीमेंटेड सब वेरी काइंड रूल्स, जो कि उन्होंने अपने वहाँ पर कतर में कराने की वजह से रूल्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। उसमें एक रूल ये भी है कि कोई किसी किस्म का कैन और किसी किस्म की जो ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल बेस्ड आप ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि अगर आप बियर की बात करें तो उसमें जितनी परसेंटेज भी है अब उसको मना किया गया है कि किसी भी फॉर्म में अल्कोहल जो है वो
अलाउ नहीं होगी, और अगर 2-3 घंटे आप नहीं पिएंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। ये स्टेटमेंट अच्छी थी सर उनकी। ये स्टेटमेंट ठीक थी उम्मीद। बिल्कुल ठीक है, हमने काफ़ी बात कर ली है। अगली मतलब करते हैं ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र करने वालों के लिए एक खुशखबरी, किराया कम हो गया और लोग अब ज़्यादा जो लोग नहीं सफ़र करते थे वो ज़्यादा सफ़र करने लगेंगे। इसमें एक और चीज़ भी मैं पढ़ रहा था, वो ये है कि पहले ये था कि एक ही टिकट मिलती थी, हाँ, और एंड स्टेशन तक आप उसी टिकट पे जाते थे। उसी टिकट पे जाते थे। अब यह है कि अगर आपने मुख्तसर दौराने का सफ़र करना है तो आपको कम टिकट लेना पड़ेगा। बाहर के मुल्कों में वैसे मतलब ऐसे होता है कि आप टिकट खरीद लेते हैं और आप wherever you want to go, हाँ wherever you want to go, लेकिन कार्ड होता है, लेकिन उस कार्ड में ये होता है कि आपने जितना सफ़र किया होता है उसके मुताबिक होता है, पैसे कट जाते हैं, बाकी आपके टिकट में बचे होते हैं जो आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सेव ऊपर क्रीम जो हम यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मली आप देखते हैं कि सेव हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अब ये एक सजेशन दिया गया है कि अगर आप मेट्रो की बात करें तो आप इसको पर किलोमीटर चार्ज करना शुरू कर दें। मतलब अगर हमने स्टेशन टू स्टेशन जाना है तो स्टेशन टू स्टेशन भी चार्ज ना करें। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के किलोमीटर्स के हिसाब से जो है वो चार्ज करेंगे। सर कहा जा रहा है कि 5 अरब जो है वो इसका माहाना खर्च है और आमदनी सिर्फ 1 अरब है। उसको बढ़ाने के लिए भी एक सजेशन बड़ा ज़बरदस्त सा है कि अगर आप इसको इस तरह से लेंगे कि लोग ज़्यादा सफ़र करें, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमने पर किलोमीटर पे करना है तो उनके किराए कम हो जाएंगे और लोग ट्रैवल कंपैरेटिवली ज़्यादा करेंगे, तो फिर आमदनी भी जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आमदनी ज़्यादा करने के लिए जब ये मेट्रो बनाई भी गई थी ना तो मैं तो बड़ा इसके खिलाफ था। अच्छा, मैं इसी पे कहता था कि मतलब हमारे मुल्क में जितना पैसा हमने इस मेट्रो ट्रेन को लगा दिया है पूरा नहीं कर सके, उससे ज़्यादा पैसे ऑरेंज ट्रेन पे जो लगा दिया है उसने पैसे में हम पूरे पंजाब का जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये अब जैसे हमें पता चल रहा है कि जी उसके ऊपर खर्च भी इतना ज़्यादा है, अगर 4 बिलियन हमें खर्च करना पड़ रहा है तो उससे फ़ायदा क्या हुआ हमें। मतलब हमें जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ तक ट्रेनें पहुँचानी चाहिए, सड़कों का निज़ाम, ट्रेनें दूसरी ट्रेनों की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ये इस ट्रेन की नहीं अंडरग्राउंड ट्रेन। अभी वो मैं पढ़ रहा था कि वो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जी हम अब अंडरग्राउंड ट्रेन बनाएंगे। भाई आप पहले तो अपने उन इलाकों की तरफ तवज्जो करें। जनूबी पंजाब के बारे में जैसे लोग कहते हैं कि बुरा हाल है सड़कों का, लोग जाएं तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई आज से 200 साल पुराने किसी इलाके में आ गए हैं कि खड्डे हैं सड़कों में। हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है सर, लेकिन जो इतना पैसा इन्होंने ऑरेंज मेट्रो और अब अंडरग्राउंड पे लगाना है, उतने पैसों में अगर कोई पैकेज शुरू करके ये चींची रिक्शाज और रिक्शाज ख़त्म किए जाएं तो शायद कंपैरेटिवली आपके ट्रांसपोर्टेशन लाहौर में काफ़ी बेहतर हो जाए। ये एक सजेशन ही हो सकता है। अब आपने उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या है वो आपने देखनी है, लेकिन इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आज अगर ऑरेंज ट्रेन की बात की जाए तो वो अपना एक्सपेंस भी पूरा नहीं कर पा रही। इसी वजह से मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ पर बात की जा रही है। सो देखो ना, हमारे मतलब ये है कि जब ऑरेंज ट्रेन बनी थी, ऑरेंज लाइन बनी थी, उस वक्त ये था कि आपने तालीमी बजट से भी पैसे निकाल लिए, आपने मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट के पैसे थे वहाँ से भी निकाल लिए और सारे के सारे झोंक दिए पकड़ के मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर। तो ये बड़ा मतलब था। बहुत से मंसूबे ऐसे थे जो फ्लाई मंसूबे थे, वहाँ पे वो मुकम्मल हो सकते थे, वो नामुकम्मल रह गए। तो मैं मतलब कम से कम आई डोंट सपोर्ट दिस आइडिया। मैं नॉट इन द फेवर ऑफ दिस आल्सो, हम भी इस फेवर में बिल्कुल नहीं है। सो अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी चीज़ें करें। चलिए अगर मुल्क में नहीं हो रही तो आप अपने घर में या अपनी वर्क सर्कल में अच्छी चीज़ें करें। आज मंडे है, अपने दिन का अच्छे से आगाज़ करें। हम एक क्विक वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट है, इस हवाले से हम बात करेंगे। काफ़ी सारी खबरें इकट्ठी हो गई हैं पॉलिटिकल महाज पे देखा जाए तो। एक तो सबसे पहले राना सनाउल्लाह का बयान अगर हम देखें तो वो काफ़ी अलार्मिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन की एजेंसीज इमरान खान पे दोबारा हमले की कोशिश कर सकती हैं और उनकी जान को ख़तरा है। और इसका इल्ज़ाम वो कहते हैं कि वज़ीर दाखिला पे, वज़ीर आज़म पे और ISI पे लगेगा अगर ऐसी को बात होती है तो ये बड़ी एक साजिश है जिसके ताने बाने बुने जा रहे हैं। वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की है कि इमरान खान को मना रख सकें कि वो इस वक्त ओपन जगह पे ना आए, अपनी हिफाजत की परवाह करें, वो देखें और उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। इमरान खान भी उनको चाहिए एहतियात करें, ऐसे ओपन में ना आए। बहुत ख़तरात हैं ज़्यादा, लेकिन इमरान खान साहब लीड करने के ऊपर बज़िद हैं
और वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर को मैं लेके जाऊंगा धरना फैज़ाबाद के मकाम पे। अब उन्होंने तय किया है कि मैं धरने की जगह हमारी होगी, वहाँ पे फैसला होगा हमारा कि हम करेंगे। पिंडी की तरफ क्यों लेके जा रहा हूँ वो कहते हैं इसका मैं आपको बताऊँगा जब वहाँ पहुँचेंगे, एक कि हमने पिंडी की तरफ का रुख क्यों किया है। आर्मी चीफ के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं जिसको मर्जी लगाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें हैं जिसके लिए देखें तो काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है, इसलिए कि अगर ये धरना वहाँ पे जाके दिया जाता है फैज़ाबाद पे तो पिछले धरनों की तरह कम भी लोग होंगे, तो काफ़ी लोगों के लिए, आवाम के लिए मुश्किलात का सामना होगा। मदर बरलास साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बरलास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब, मेरा सलाम आपकी खिदमत में और आपके साथियों की खिदमत में। बड़ी मेहरबानी सर। ये बताइए कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि दुश्मन ममालिक की एजेंसी से इमरान खान की जान को ख़तरा है और इसका इल्ज़ाम लगेगा अगर ऐसी कोई बात होती है तो राना सना पे और ISI पे, इससे आप क्या नतीजा निकालते हैं? कोई वाकई ख़तरा है कि इसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए रऊफ साहब, एक तो कल इनके अपने एक मुस्लिम लीग नून के तस्नीम हैदर शाह की गुफ्तगू सामने आई है कि किस तरह वो अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग हो रही थी और किस तरह इमरान खान पर हमले की प्लानिंग हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि पहले तो ये तस्नीम हैदर शाह को निपट लें, क्योंकि उन्होंने बरतानवी पुलिस को भी बता दिया है और बरतानिया पुलिस से उनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं और वो कहते हैं कि अगर मुझे किसी ने सू किया तो मैं अदालत में सबूत दूंगा। तो मेरा ख्याल है पहले तो उस तरफ हमें रुख करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके हवाले से एक फैसलाबाद के इंस्पेक्टर जो है वहीद, उन्होंने बहुत गुफ्तगू की थी, वो भी हमें सामने रखनी चाहिए। और फिर राना साहब के हवाले से आबद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने गुफ्तगू की थी, वो भी हमें सामने रखनी चाहिए। फिर हमें राना साहब की बातों को कोई अहमियत देनी चाहिए कि उनके हवाले से जो पहले बातें हैं माजी में जो हुई उन्हें जरूर सामने रखना चाहिए। अच्छा, ये तस्लीम के बारे में जो बहुत सी खबरें आ रही हैं बरलास साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, एक तरफ एक अहम तैनाती का मामला है, ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब ने जो ये लॉन्ग मार्च है इसको तवील इसलिए किया से लॉन्ग कर दिया है कि ये जो तैनाती हो रही है इसको मुतनाज़ किया जाए। आपका इस पर क्या ख्याल है? और दूसरी जानिब खान साहब का जो बयान आया कि 26 नवंबर को मैं सरप्राइज़ दूंगा, किस किस्म का सरप्राइज सर वो दे सकते हैं? हरमीत सिंह जी, ये बात है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये पाकिस्तान में आज तक जितने भी लॉन्ग मार्च हुए उनसे मुख्तलिफ है। इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया था कि जो लोग लिबर्टी लाहौर से चले उन्हें कहा गया कि आप शाहदरे तक जाएंगे और शाहदरे से आप वापस चले जाएंगे। फिर जो लोग शाहदरा से चले उन्हें कहा गया आप मरीद के जाएंगे और मरीद के से वापस आ जाएंगे। यानी वो लोगों को 4 से 5 घंटे गेज रखते थे और ना किसी के रहने का बंदोबस्त करते थे, ना किसी के तोआम का भी बंदोबस्त नहीं करते थे। तो ये अपने लिहाज से एक मुनफरद किस्म का लॉन्ग मार्च था। फिर जब वजीराबाद में हमला हुआ उसके बाद लॉन्ग मार्च रुक गया और फिर 1 हफ्ते के बाद उसको दोबारा शुरू किया गया और फिर पंजाब के 2 अतराफ से शुरू किया गया। अब तैयारी तो उन्होंने कर ली जी। अब देखिए, पते पर्दा गुफ्तगू तो सब लोगों से होती है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब से भी पसे पर्दा गुफ्तगू हुई होगी और यकीनन हुई है, बाकी लोगों से भी। तो पहले ये लॉन्ग मार्च पहुंच रहा था 20-22 को, अब उन्होंने 26 का ऐलान कर दिया और 26 को वो सरप्राइज तो देंगे। हो सकता है सरप्राइज उससे पहले आ जाए, सरप्राइज उनका इलेक्शन के हवाले से ही है। बाकी मैं नहीं समझता कि वो आर्मी चीफ को मतनाज़ा बना रहे हैं। उन्होंने तो वजाहत की है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं, जो भी आर्मी चीफ बन जाए हमारे लिए काबिल कबूल है।
हम सिर्फ ये चाहते हैं। मतलब बल्ला साहब, कल हमने बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान देखा जिसमें उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को कहा कि आप इसको मुतनाज़ा ना बनाएं, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला। क्या आईनी तौर पर इतने मामलात हैं, कर सकते हैं क्या इस चीज़ को मुतनाज़ा सदर बना सकते हैं? ये तो गवर्नर का मामला नहीं है, तो आर्मी चीफ का मामला है। ये बयान इस वक्त देना और इस किस्म का बयान देना, इसकी क्या लॉजिक बनती है सर? देखिए, अभी तक तो समरी मूव नहीं हुई और सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। अगर आप कोई कानून मंजूर करने की कोशिश करते हैं एक खास शख्सियत के लिए जो 27 को रिटायर्ड होंगी, और 27 को चूंकि इतवार है तो वो 25 को रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर उस शख्सियत के लिए आप कानून साजी करते हैं तो सदर साहब का इख्तियार है कि वो 15 दिन के लिए रोकें और वापस कर दें। इसी तरह कोई समरी अगर जाती है दूसरी, तो सदर साहब अपना इख्तियार तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज्यादा डिले कर सकते हैं ना, मतलब उस समरी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो समरी जो है वो डिले कर लेंगे, लेकिन फिर उनको मानना पड़ेगा। और सदर ने खुद भी कह दी है कि मैं इस मामले में रुकावट नहीं बनूंगा, जो समरी आएगी उसको मैं कबूल कर लूँगा। मतलब उस तो जब वो सदर साहब तो कह रहे हैं मैं नहीं मतलब इसमें करूँगा कोई ऐसी चीज़। जी हाँ, मगर रऊफ साहब, सदर साहब ने एक और जुमला भी साथ कह दिया कि जो कानूनी तौर पर होगी मैं उसको उसमें रुकावट नहीं बनूं। अब यहाँ एक लड़ाई चल रही है, पता नहीं आपका चैनल मेरी गुफ्तगू अफोर्ड करता है या नहीं, कि यहाँ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में एक लड़ाई चल रही है। वो कहते हैं कि समरी में फला फला नाम भेजो, और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है कि जनाब हम तो वही नाम भेजेंगे जो कानून के मुताबिक आएंगे। तो कानून के मुताबिक तो आर्मी चीफ वही बनेगा जो 29 नवंबर को हाजिर सर्विस जर्नैल होगा। कोई रिटायर्ड जर्नैल उस दिन आर्मी चीफ नहीं बन सकेगा। ये है सारा मामला, ये है सारा तनाज़े की वजह, जिसको मुतनाज़ा कहा जा रहा है, वो ये बात है। अच्छा, ये फरमाइए कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि फैज़ाबाद पे धरना हम देंगे, अब फैज़ाबाद पे क्या इसका मतलब ये है कि चंद लोग भी हों वो सारे आने जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दें, और जिस तरीके से खादिम रिजवी साहब ने फ़ायदे उठाए थे, उनके कम लोगों के साथ उन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे, उस तरह रास्ते बंद करके रुकावट डाल दी गई थी? इसके अलावा कोई और बात समझ में आती है? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया खादिम रिजवी की मिसाल देकर कि वो चंद साथियों के साथ फैजाबाद बैठ जाते थे और पिंडी इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता था। तो इमरान खान के साथ तो चंद साथी नहीं होंगे, उनके साथ ज्यादा लोग होंगे। फिर उनके साथ जो केपी से लोग आएंगे, वो जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रास्ता है वो बंद हो जाएगा। जो मरी वाले रास्ते हैं, जो बाराकौ से आगे मरी का टोल प्लाजा है, वहां कश्मीर से आने वाले लोग बंद कर देंगे। तो इस्लामाबाद के कमो बेश जो 12 से 14 दाखिली रास्ते हैं, वहां पीटीआई के कारकुन बैठ जाएंगे। ये उन्होंने पहले तजर्बा कर लिया है। तो इस तरह इस्लामाबाद एक मशहूर होकर रह जाएगा, और वफाकी जो हुकूमत है उसको शायद बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मफलूज करने का इरादा हो रहा है, मफलूज करके अगर लोगों को तंग करना है तो मेरे ख्याल में वो बहुत एक गलत बात होगी, ये नहीं करना चाहिए। क्विक ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं कि फॉस्टरिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। हैव यू सीन ट्रेलर? और मैंने तो इससे पहले भी देखा था, तो मैं आपको ज़्यादा देर नहीं कराऊंगी। मेन लीड, मेन स्टार ऑफ द मूवी हमारे साथ हैं अलीज़े नसीर। आपका आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? थैंक यू, गुड टू सी यू हियर। और बी लाइन प्रोडक्शन की मूवी है, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मूवीज क्यू में है, लेकिन दिसंबर में लाइक एंड ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर एक बड़ी ज़बरदस्त सी मूवी आ रही है 11वें, जिसका हमने आपको टीजर तो दिखा दिया। आप कुछ चिट चैट कर लेते हैं लीजिए से। लीजिए, हाउ वाज एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका ये पूरी जर्नी जो कि आपने शूट की, और कितना टाइम लगा इसमें? Alright, so 2019 November we finished the shoot. Okay. So एक स्पेल 35 डेज़ का था और दूसरा स्पेल कुछ 20 डेज़ का था, एंड वी शॉट इन जॉर्जिया, तिब्लिसी, थाईलैंड, बर्मा,
के बॉर्डर पे. इट्स अ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट नियर लेक कवाई. सो दैट वाज रियली गॉर्जियस. बहुत मज़ा आया करने में. और बाकी कुछ हमारे 1 हफ्ते की स्पेल दुबई की थी. तो इट didn't take very long to make it. लेकिन उसके बाद because of COVID, then you know the story and everything got halted. And we have seen sir so many ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान के लोग जब किसी मूवी में आते हैं और हम उनको बहुत सारे ड्रामा पे देखते हैं, मतलब छोटी स्क्रीन पे देखते हैं, फिर बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, we you know seems to be like very good. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के, obviously you are from Dubai and you're living in Belgium right now. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तानी स्टार्स के साथ काम करने का, and how was that? Alright, so Pakistani artists are not totally alien to me because I've seen my parents watch dramas, तो उनकी शक्लें तो नज़र आती रहती थी. But before I was told that I was going to be opposite Faizan Khwaja and Sami. I didn't know them. I hadn't watched any of their work. तो मैंने उनको गूगल किया, उनसे बात की, उनसे पूछा तो देखा, and they're of course they're accomplished or they've been doing this work for donkey's years, really long time. तो बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मज़ा आया उनसे बात करने में और उनके साथ काम करने में. सीखा भी बहुत. तो अच्छा लगा. That's really good. Yes, अलीज़ा, ये बताइए कि मतलब एक्टिंग में आप बहुत अरसे से काम कर रही हैं, थोड़े अरसे से काम कर रही हैं, पहला तजर्बा है फिल्म का, तो मतलब उस हवाले से अगर आपने फिल्म का नहीं किया हुआ था पहले, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी फिल्म का नहीं था, तो कितना सोच रही थी, डर रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा? ये बहुत ही अच्छा एक सवाल है क्योंकि माय डैड स्पेशली वो हमेशा कहते तुम अकेली जाओगी, तुम ये सब कैसे लोगों के साथ डील करोगी. ठीक है, आई एम नॉट अ 20-year-old, लेकिन फिर भी हर पेरेंट को होता है ना कि आप नई जगह पे जा रहे हो, किस तरह होगा. तो मेरा जो एक्सपीरियंस पहले रहा है वो यूनिवर्सिटी में ही रहा है. जब हमने अपनी फिल्म मेकिंग नाइफा से की, वहाँ पर हमारी शॉर्ट फिल्म्स रहीं, वो बनाई थोड़े से एयरटेल एड्स के दुबई में. और एक्चुअली मूवी का जो पहला एक्सपीरियंस है वो यही है मेरे लिए. तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन एक वो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन था कि इट वाज माय टेरिटरी. दुबई था, दुबई में हमने शूट किया और ये प्रोडक्शन हाउस भी वहाँ के ही है, तो लोग फेमिलियर थे. और फिर जो बाकी हमने शूट किया वो तो जॉर्जिया और बाहर जगहों पे जहाँ, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं लगी बिल्कुल भी. लेकिन 2 दिसंबर को ये रिलीज़ होने जा रही है मूवी. फॉर यू गाइज आई जस्ट इन्फॉर्म यू कि आप जाएं और ज़रूर देखें मूवी, बिकॉज मुझे ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा है. एंड अगर हम ओवरऑल पाकिस्तानी सिनेमा की बात करें, हैव यू सीन सो मेनी मूवीज़ जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं? इफ़ यू टॉकिंग अबाउट मोलाजाट, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एनी अदर, लाइक ईद पे कोई 5 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी. से वर्किंग गुड. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट लॉलीवुड, तो वो आराम से ग्रेजुअली अच्छा काम कर रहे हैं. ये सारी मूवीज़ भी आप देखती हैं. यू शुड लाइक इस मूवी के बाद कोई प्लान है आपका आगे फर्दर इनके साथ काम करने का, जो मूवीज़ अभी रिलीज़ हुई हैं, पाकिस्तानी स्टार्स, producers, directors? I would love to work with anybody and everybody who brings in something good to the table. तो कोई interesting project होगा definitely करेंगे. और पाकिस्तानी आई थिंक टैलेंट तो बहुत है. yes, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ये कि प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो हो रहा है. मैंने अभी रिसेंटली मोलाजाट देखी एंड इट इज़ ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली नाइस. फिर पहले भी 1-2 मूवीज़ देखी हैं, बहुत ही अच्छी हैं. और I think improvement आता जा रहा है. I think Pakistan industry just needs dedicated people, a little bit of help and support from the government. But I think sky is the limit, and maybe sky is not the limit. You can go beyond. Yeah, it's okay. ये बताइए कि सब्जेक्ट वाइज, मतलब जैसे मौलाजट है तो एक बड़े स्केल की लड़ाई झगड़े की फिल्म जिसने अट्रैक्ट किया, वो जॉनर अलग है. जॉनर अलग है. आपकी जो है ये मोहब्बत वाली कहानी लग रही है, लव स्टोरी है, और इसमें भी 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रही है. तो जैसे मैं पढ़ भी रहा था यहाँ पे भी, पेपर के ऊपर भी, कि ज़ाहिर है 2 लोग एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे, कुछ इस तरह का होगा या क्या होगा मतलब? अच्छा, तो इसमें ये ज़्यादा तो स्टोरी ऑफ कोर्स नहीं बतानी चाहिए और बता भी नहीं सकती, लेकिन ये कि इसमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि 3 लोग हैं और वो एक दूसरे के साथ हैं इन्वॉल्व, लेकिन ये ऐसा है नहीं. अच्छा. क्योंकि इसमें पैरेलल एक प्लॉट है जो ऑफ कोर्स बाद में पता चलता है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वरना फिर एक चीज़ फिर काफ़ी मुझे लगता है कि खाली ये लव ट्रायंगल है तो इतना कोई अपीलिंग तो नहीं लगता, बहुत बनती है. कुछ और ज़रा हल्का सा ट्विस्ट होना चाहिए. तो वो मसले को ठीक करके ट्रेलर आपको दोबारा दिखाते हैं. लेकिन हमने देखा ये कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं 2 दिसंबर के लिए. देयर आर सो मेनी प्रीमियर्स. जब आपके प्रमोशंस होती हैं, वो चलती हैं, तो वो कहाँ कर रही है? पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कर रही होंगी, बेल्जियम में कर रही होंगी, दुबई में कर रही होंगी. सो एक्चुअली जो पूरी
पूरी मूवी तो पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है, अमेरिका, यूरोप, मीना रीजन विच इज़ द मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट, तो हर जगह हो रही है। पर हमारा प्रीमियर दुबई एंड पाकिस्तान, 2 जगह पे हो रहा है। 2 जगह पे हो रहा है। अच्छा, हरमीत हमारे साथ है जरा। आपने तो देखा होगा खूब ट्रेलर। पता नहीं कितनी बार देखा। हाँ, अच्छा, आप भी देखे जाके, मतलब आप फौरी तौर पर देखें, हम आपसे रिव्यू लेंगे इसका। लेकिन हरमीत इस्लामाबाद से होते हैं हमारे साथ, और हरमीत आपने ट्रेलर देखा है और आपने टीजर भी देखा है, हाउ इज दैट? जी वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टॉपिक्स जो फिल्में बन रही हैं, सवाल वैसे मैं अलीज़े भी करना चाहूँगा। अलीज़े, हम देख रहे हैं कि माजी में कभी मार धाड़ की, कभी इस किस्म की चीज़ें आती थी कि जो हम बहुत सारे लोग नहीं जाते थे सिनेमा की तरफ। अब हम देख रहे हैं कि बहुत कमाल की फिल्में आ रही हैं जिसको बैन अवी सतह पर भी पजीराई मिल रही है। आपकी जो फिल्म है इसको भी देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं वो जिस तरह हम कभी बॉलीवुड फिल्में देखने के लिए मजबूर हुआ करते थे, इसमें भी वही चीज़ हमें नजर आती है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी फिल्में जो है इसी तरह बन रही है। कितना पॉजिटिव साइन है सिनेमा के लिए। और दूसरी बात, आपने ड्रामा से करियर का आगाज किया और फिल्म की तरफ आप आई, तो ड्रामा और इसमें आपको कितना फर्क लगा, कितनी चीजें जो है वो आपको सेट पे बहुत मुख्तलिफ लगी ड्रामा और फिल्म से? Hi Harmeet, actually just a little bit of correction over here. मैंने ड्रामा नहीं किया है अब तक, लेकिन ये कि ड्रामा definitely is a very strong medium in Pakistan. कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा मैं ज़रूर करूँगी because it's a very strong medium in Pakistan. लेकिन मुझे हमेशा बचपन से ही मूवी का शौक था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी मूवी के लिए ही ली थी, डांसेस एंड दिस एंड दैट। हाँ एग्जैक्टली। कहाँ से पढ़ी हुई है? मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, NYU से LA, लेकिन उससे पहले मैंने केंसिंगटन, लेक्सिंगटन, केंटकी में की है। ठीक है, तो मैंने मास्टर्स किया हुआ फिल्म एंड टीवी में, मैंने भी अमेरिका से ही, मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से किया हुआ। ओह ग्रेट। वॉशिंगटन DC से। अरे वाह। AU से। ओह वाओ। तो अब That's exciting. हाँ, सवाल जो है मतलब वो इस हवाले से बनता है कि वहाँ की फिल्म और यहाँ की फिल्म में बहुत फ़र्क है। अच्छा, जो पढ़ाया जाता है उसमें भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो वो फ़र्क जो है वो उसको ख़त्म कैसे किया जाए, मतलब क्या सजेशन है आपकी कि ये कुछ करना चाहिए जिसके लिए मतलब जो हमारी फिल्म जो है वो भी उतनी अच्छी हो सके जितना ज़्यादा हम वहाँ पे देखें? गैप को कैसे हम कवर करें? Okay, so ये लंबा कहा, no, that's a very no, उसको हम छोटा करके करेंगे। बेसिकली जिस्ट मुझे जो न समझ आती है ना कि हम जो हमारा फॉर्मेट है मूवी का उसको टच ना करें, बिकॉज हमारी इट टचेज आवर सोल। हमारे लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे म्यूजिक इज कॉल्ड अ म्यूजिकल इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन म्यूजिक, वो अलग होती है। बट आई थिंक हमारे सब कॉन्टिनेंट में म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो कोई मूवी में अच्छे डांस, एक फील गुड फैक्टर। मैं जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज देख लूँ, लेकिन मैं जब तक एक बॉलीवुड की हॉलीवुड की देख लूँ, मैं जब तक इंडियन बॉलीवुड नहीं देखती या फिर कोई अच्छी पाकिस्तानी, मुझे मज़ा नहीं आता। तो मुझे भी इट्स लाइक गिव मी अ 5 तो नहीं मज़ा आता। यू नो, यू वांट टू। और जितने भी आप वहाँ के गाने सुन लें, जब तक आप अपने अच्छे मज़ेदार रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं सुनेंगे वो भी मुझे मज़ा नहीं आता। जितने भी आप वेस्टर्नाइज हो जाएं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, मैं जितनी भी वेस्टर्नाइज हूँ, जितना भी मेरा ट्रैवल एक्सपोजर है, लेकिन मेरी रूट्स और जो मेरा सोल है इट always gravitates towards my own culture. तो coming back to the movies, what I feel is हमें बस वो गैप जो टेक्निकल है वो हमें कम करना चाहिए। उसके लिए मेहनत चाहिए और उसके लिए एजुकेशन चाहिए। आप अगर शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करेंगे, आपकी वो क्वालिटी कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है। सो दिस इज़ वेयर आई फील वी लैक कि हर चीज़ को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। आपका अगर प्रोफेशन एक्टिंग है तो उसको पूरी तरह आप उसको तवज्जो दें। अगर आप कैमरामैन हैं या लाइक DOP हैं या जो भी हैं, डायरेक्टर हैं, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। ये कोई पिकनिक नहीं है कि आपने जाके कैमरा पकड़ के मूवी बना ली। इट्स नॉट अ पिकनिक, टेक्निकल थिंग, इट्स वेरी टेक्निकल। और जो भी अब तो लाइक वर्ल्ड इज सो स्मॉल कि आप हर तरह की टेक्निकलिटी सीख सकते हैं ना। अच्छा, मूवीज़ की अगर हम बात करें तो आपने सोशल मीडिया देखा होगा। नाउ वी हैव टिकटॉक, वी हैव रील्स ऑन इंस्टाग्राम, वी हैव एवरीथिंग। अब हमें वहाँ से लीजी टैलेंट आ रहा है जहाँ से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। मतलब घरों में एक बच्ची बैठी हुई है, अब मुख्तलिफ घरों में बच्चियाँ जो है ना वो तैयार होती हैं, दे हैव एक्सट्रीमली गुड एक्सप्रेशंस।
तो अब एक्टिंग जो है इट्स ऑल अबाउट कि आप लिपसिंग नहीं भी कर रहे, आप बोल भी नहीं रहे, यू कैन टेल एवरीथिंग अ होल स्टोरी विद योर एक्सप्रेशंस। ये इतनी चीज़ हो गई है चेंज। लेकिन आपको क्या लगता है कि इफ यू सेड दैट कि आपके माँ बाप पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखते हैं और बाहर पाकिस्तानी ड्रामे बहुत देखे जाते हैं, तो ड्रामा जो इंडस्ट्री है अगर वहाँ से कोई अच्छी ऑफर होती है, ऑब्वियसली पाकिस्तान के ड्रामे बहुत अच्छे हैं और हकीकत पर मबनी होते हैं, मुझे लगता था पहले अब थोड़ा काम ख़राब हो गया, कैसा लगता है ड्रामा इंडस्ट्री आपको अगर आप मुख्तलिफ चैनल्स की बात करें तो? ओके, आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, मुझे मूवीज़ ही लगती हैं कि दे आर क्लोज टू माई हार्ट। ड्रामे के साथ मैंने ये देखा है कि अगर आपको पाकिस्तान में रिकग्निशन लेना है तो ड्रामे में आना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो डेफिनेटली करेंगे। फॉर एन एक्टर एनी मीडियम इज़ गुड, थिएटर हो, आप रूम में खड़ा करके करवा लें, यू डोंट माइंड एक्टिंग, ठीक है ना। तो इवन टीवी इज़ गुड, आई डोंट माइंड इट, लेकिन ये कि इट हैज़ टू बी क्वालिटी, नॉट रन ऑफ द मिल। वही नाउ मुझे लगता है मैं बहुत क्लीशे साउंड कर रही हूँ, सब यही कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये कि अच्छा होगा तो डेफिनेटली करेंगे। हाँ, मतलब एक मेलोड्रामा या फिर एक टिपिकल स्टोरी ना हो, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट, तो फिर आप जरूर करेंगे। यू लुक रियली गुड इन द मूवी, आई एम टेलिंग यू सर, राइट? हां, ये तो देखने जा रही है, ये बहुत फिल्में देखती है, मैं कम देखता हूं। आपको फिर तो आना चाहिए ना, हमारी मूवी तो कम से कम। हम तीनों आएंगे, हरमीत भी आएगा, बल्कि अपनी प्रोडक्शन टीम को भी साथ लेकर आएंगे। भाई टेक्निकल आप थोड़ा सा देखें ना, लाइव का क्वेश्चन होता है, सारी चीजें हो जाती हैं साथ। अच्छा, ये लाइवलीनेस आपने शूट करते हुए फील की होगी, जैसे हम देख रहे हैं कि ना कॉमेडी भी है, थोड़ी सी थोड़ा सा टेक्सचर भी है, मजे मजे की चीजें हैं, तो जो एक्सपीरियंस ओवरऑल तो अच्छा रहता है। क्या चीजें ऐसी हैं जो कि नो डाइजेस्ट नहीं होती, कि जो नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग शूट और ड्यूरिंग इस तरह से जो भी काम करते हैं? आई थिंक कपड़े। अच्छा, ओके। आई वाज शूटिंग इन बेल्जियम एंड इट वाज माइनस डिग्रीज, तो हम लोगों को चीट करना था एज इफ लाइक वी आर बैक इन थाईलैंड। तो हमारा जो क्लाइमेक्स है, अभी मैं सबको ये बता रही हूँ, लेकिन सो उसमें मैं पतला से एक ड्रेस पहनी हुई हूँ, अच्छा, और माइनस डिग्रीज है, एंड आई कैन नॉट, आई एम फ्रोजन, आई कैन नॉट मूव माई जॉज। तो मेरी डायलॉग सर्दी की वजह से, सर्दी की वजह से -4, and when you look at the app it says -4 but it feels like -14 क्योंकि the chill factor was chill आती है। Exactly. तो मेरे जॉज नहीं हिल रहे थे, and it was really difficult, but of course these are the डिमांड ऑफ hazards. दिस शूट कि आपने बड़े जबरदस्ती और बड़े स्लीक से कपड़े पहने हैं और आपने फिर शूट भी करना है ड्रामा का, सॉरी गाने का या किसी मूवी का। हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हरमीत। जी अली से, वैसे तो जाहिर बात है कि मुख्तलिफ जगहों में जब शूटिंग होती है और सेट लगते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज्यादा मजा आता है। तो पाकिस्तान में शूट हुआ है इसका? अच्छा, पाकिस्तान में शूट नहीं किया हरमीत, पाकिस्तान में ये शूट। अच्छा, तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, ये प्रोडक्शन कंपनी इज फ्रॉम यूएई, B-Line प्रोडक्शन इज फ्रॉम यूएई एंड द यूएस। पाकिस्तान में इनका पहले कभी भी कोई प्रेजेंस नहीं रहा है, तो इन्होंने जो पहला वेंचर किया है मूवी का पाकिस्तान एक्टर्स को लेके, सो वी हैव नॉट शॉट इन पाकिस्तान, ये बेल्जियम, थाईलैंड एंड दुबई में शूट हुई है। हाँ, लेकिन अगर कोई और जगह जो ज्यादा आपको मजा आया हो, इन तीन में से कौन सी जगह पे? मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल है बेल्जियम में मजा आया, बिकॉज इट्स वेरी हिस्टोरिकल, इट्स ब्यूटीफुल एंड आई लव माउंटेन्स एंड यू नो हिस्ट्री। थाईलैंड इज मोर ऑफ अ बीच रिजॉर्ट, मुझे कोई खास पानी से लगाव नहीं है। नहीं। अच्छा अलीज़े, आपने पढ़ा है, चूँकि मैं इस हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो कमी रह जाती है वो बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि टेक्निकली हम काफ़ी बेहतर हो गए हैं पाकिस्तानी, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट बड़ी कमज़ोर होती है। हम लोग पता नहीं क्यों उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। हमारी अक्सर फिल्में जो फ्लॉप हो जाती हैं वो बुनियादी तौर पे इस पे होती हैं। तो यहाँ आपको क्या लगता है, आपकी फिल्म में स्क्रिप्ट बहुत मजबूत है जिसकी बुनियाद के ऊपर टेक्निकली तो हमें लग रहा है कि काफ़ी बेहतर है, तो स्क्रिप्ट के ऊपर आपने भी कुछ सजेशन दी, आपने कहा कि बेहतर इस तरह से कर सकते हो? ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तो सजेशंस देते हैं। स्क्रिप्ट पे ये है कि इट्स अ सिंपल स्क्रिप्ट बट इसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी की है इन्होंने। अब जैसे मौला जट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल बिकॉज मैंने रिसेंटली देखी है, उसमें वो स्क्रिप्ट तो प्रेडिक्टेबल है, वही स्क्रिप्ट है जो पहले क्लासिक आप लोगों की बन चुकी है, राइट? तो अब जो इन्होंने मूवी नरेट की है, इट्स द नैरेटिव जो अच्छा लग रहा है। इसी तरह जो आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, अब मेरे पास एक आई है स्क्रिप्ट जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ, एंड इट्स गोना बी ऑन अफगानिस्तान। अच्छा, ठीक है ना, वो स्क्रिप्ट है, इट्स लाइक सॉलिड एंड इट हैज़ इंटेंस स्टोरी, तो उसको मैं कहूँगी डेफिनेटली है ऐसी कोई चीज़। 11वीं की स्क्रिप्ट जो है, इट्स अ वेरी फील गुड लाइट
kind of a script. कोई imaginary and fantasy or it's something. not imaginary or fantasy. It's very realistic, of course, and everybody, you will be able to relate as a girl to it. Okay. With Sami's character, you would be able to. I'm sure, whenever you have ever considered a girl in your life, or you've fallen in love, or you wanted to be, or कुछ भी आपके साथ हुआ है, you will be able to relate to that character. So I think the script is good. It's been written by Althea Kaushal. She's based out of Dubai. She has written for Shah Rukh Khan. The movie called what do you call that? Happy New Year. She wrote for him. So she's writing for Sanjay Leela Bhansali, and so she's a very good. And Mahwish, how can I forget her? Mahwish Hamari Pakistani. She is based out of Dubai as well. वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मेहमान है हमारी अलीज़े यारावे, इनकी फिल्म रिलीज़ होने वाली है और उसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो अलीज़े, इससे पहले आपने यलगार एक की थी और ये सेकंड मूवी आपकी एक तरह से बन जाती है। ये एक्सपीरियंस किस तरह से डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है अब और उस वक्त का? उस वक्त तो बहुत ही नया एक प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री, और उसमें लोग भी बहुत थे। इट वाज अ मल्टी cast and it was a huge ensemble. डॉक्टर वकास हसन राना की ये मूवी थी और उन्होंने मुझे दुबई में ही देखा था, तो उन्होंने कहा कि एक है हमारी 4-5 लड़कियां थी उसमें, और उसमें से एक मैं भी थी। तो आई वाज ऑपोजिट अदनान सिद्दीकी, ही वाज अ मिलिटरी गाय, सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई एंजॉयड it thoroughly from the beginning to the end. It was really nice. But उसके बाद मुझे एक वो हो गया ना कि अच्छा अब पाकिस्तान में मूवीज़ हैं, so why not try it, you know, let's do it. तो इत्तेफाक से कुछ साल के बाद फिर ये यारावे हुई, तो you know that was just even better कि the whole highlight is going to be on, you know, myself, so I was the lead, so that was perfect. So if you're talking about Beeline and other production centers, मतलब आप पाकिस्तान के साथ तो काम कर रही हैं, बट आपका ये प्लान है कि किसी और इंडस्ट्री के साथ भी काम किया जाए, if they have good offers or something? Yes, of course. Luckily, I'm not restricted to just one place, so yeah, I will look into options. But so next क्या होगा? मतलब आप तो देखिए इस दफ़ा आपने कहा कि yes, अगर इस मूवी की बात की जाए यारावे की, तो स्टोरी के साथ साथ इन्होंने जो हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन वो बड़ी अच्छी चीज़ें आ रही है, शॉट्स बड़े अच्छे हैं, लुक्स बड़ी अच्छी हैं, यू लुक वेरी गुड इन द मूवी। लेकिन अगर अब ओवरऑल देखा जाए तो क्या चीज़ कीप इन माइंड रखेंगी फॉर द नेक्स्ट टाइम? लाइक स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए या बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी? स्क्रिप्ट इज़ गुड और कुछ सीरियस कोई इस तरह से जैसे मौला जट की अगर हम बात करें तो पंजाबी मूवी, यू विल गो फॉर इट लाइक पंजाबी काइंड ऑफ थिंग और नॉट? Yes, for sure. I would go for आपको नहीं आती नहीं है लेकिन मैं करूँगी, वो भी करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्पीक एटलीस्ट 4-5 लैंग्वेजेस, और मुझे लैंग्वेजेस का शौक भी है, एंड आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स। तो एक्चुअली यहाँ प्रमोशंस में आने से पहले कुछ 2 हफ्ते पहले किसी ने कहा कि एक पंजाबी में हम मूवी कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान से ही हैं, उन्होंने कहा लेकिन लंदन में उसका शूट है, वो सिर्फ 20 डेज़ का शूट है, तुम प्लीज़ अगर करना चाहो। उनको मैं थोड़ा पहले से जानती हूँ, तो मैंने कहा आई वुड हैव लव टू डू, लेकिन अब मेरे प्रमोशंस आ रहे हैं एंड आई डोंट हैव दोज डेट्स, वरना मैं चली जाती है, आई वुड हैव डन इट। मतलब पंजाबी की मूवी भी गाने आपने किए काफ़ी ज़्यादा, गाने आप कह रही हैं पसंद भी हैं, शौक भी है, मुश्किल लगा थोड़ा सा गानों पे परफॉर्म करना, डांस करना? इनफ नहीं किया, मुझे और करना चाहिए था इसमें, वो टिपिकल प्रॉपर एक डांस होना चाहिए था, परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी पूरी ना, नहीं है। अच्छा, वैसे डांस सीखा हुआ है या मतलब एक नेचुरल है? मतलब नेचुरल भी है और सीखा भी है, 1-2 अलग किस्म के जॉनर लाइक टैप डांसिंग, जैज एंड हिप हॉप एंड कंटेम्प्रेरी, ये सब सीखे हुए हैं। अच्छा सर, देखिए ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इनका एक गाना है कुड़ी पटाखा, काफी बड़ी लग रही है, मतलब काफी बड़ी कास्ट है पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो, मतलब जरूर ऑडियंस को इस बात का भी ख्याल होता है कि बड़ी कास्ट होगी, तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनके सामने कोई झिझक तो नहीं हुई? मतलब इतनी बड़ी कास्ट है और मैं एक तरह से नई परफॉर्म करने वाली, सीनियर्स भी हैं या कुछ सीनियर्स क्या, मतलब दे पावर हाउस ऑफ टैलेंट। आई मीन देयर इज मरीना खान एंड देयर इज जावेद शेख, ऑफ कोर्स सामी इज everybody knows he's so brilliant actor, good at his craft. तो जावेद शेख के साथ जो मेरा सीन है उसमें, oh my god, I was so thrilled कि मैं उनके सामने बैठ के परफॉर्म करूँगी, उनके साथ परफॉर्म करूँगी, so that was really really interesting, और but it happened so smoothly, बहुत smoothly हो गया, क्योंकि मैं समझ रही थी oh my god I might be a little nervous,
I might be a little The anxious, pressure? but कुछ नहीं ऐसा था. जब मैं वहाँ पहुँची ना, I just knew that I was the character Sania, and I had to say my lines, I had to express and everything, और वो बहुत आसानी से हो गया. Then I forgot who he was. So I think that was a good switch in my brain that happened. अच्छा, what kind of difference in you feel like change in industry now? एक तो अपडेट हो गई है, technicalities हमने, और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, everything is fine. But if you're talking about social media, so आपके जितने भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस, बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड की आप बात करें, they are into Instagram, they are into social media and everything. इसने कितना इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है, कंपटीशन कितना टफ हो गया है, और आम लोग जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, they are famous on Instagram and social media. तो आप इस एवोल्यूशन को किस तरह से देखते हैं? I think it's a very, I would say it has pros and cons. Okay. Okay. So the pros are that everybody has a voice and everybody has the accessibility कि आप, you know, you can be seen. Yeah. You're somebody. You don't have to wait to. Some people don't even ever get the opportunity कि वो limelight में आए. Everybody has a chance to do it. So that's the positive. But the negative is also very, very big. So उसमें ये है कि like I don't have to say it. It's just that it can be a menace. You know, कुछ भी आप जाके किसी को भी कुछ लिख दें, you don't have a face. Trolling उसमें होती है. So it's not nice in that sense. लेकिन me personally, I just feel that it's an extra job. I have to do it. अच्छा, हमारा जो हरमीत है ना, इसकी भी एक फिल्म आ रही है. ये हीरो एक फिल्म है. अरे वाह हरमीत, I would like to work with you. Yeah. Oh my God, हरमीत ऑफर भी हो गई है दस्ती. बड़ी जबरदस्त फिल्म है इसकी. वैसे आपके साथ मैं तो देख के आपकी परफॉर्मेंस बड़ा हैरान रह गया. लेकिन आपसे जानना चाहूँगा लीजिए एक चीज़ जो हमारे इंडस्ट्री में कभी एक हमने बॉलीवुड में भी ये देखी, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन ये होता था कि छोटी स्क्रीन यानी ड्रामा के स्क्रीन पर काम करने वाले लोगों को फिल्म में बड़ा चांस जो है बड़ा कम मिलता था. बाहर से नए चेहरे आते थे. अब हम देख रहे हैं कि बाहर जो चेहरे आते थे डायरेक्ट फिल्म के जरिए वो इंट्रोड्यूस होते थे, अब वो कम होने लगे हैं. ज़्यादातर ड्रामे के लोग जो हैं वो इन हो रहे हैं. आप नहीं समझती कि जो नया टैलेंट है उनको चांस अब थोड़ा बहुत कम दिया जा रहा है? बहुत सारे डायरेक्टर से भी हमारी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई हमें बड़ा पॉलिश बनना चाहिए, हम नहीं रिस्क ले सकते. ये आप कैसे देखती हैं? हरमीत, you're asking somebody who's new in it, तो मैं तो कहूँगी कि लोगों को of course चांस देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि कमर्शियल्स ऐसे हो गए हैं दुनिया भर में कि आप जो एक बिजनेसमैन है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, राइट? So it's all about the money, not about टैलेंट, क्रिएटिविटी, ऐसा कुछ नहीं है. तो इतनी कमर्शियल हो गई है हमारी दुनिया कि आपको नंबर्स ही, आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं, आप हाँ, इट डजंट रियली मैटर कि आप में टैलेंट है कि नहीं. अगर आपके फॉलोअर्स हैं देन डेफिनेटली यू गोना बी सम गुड कमोडिटी टू वर्क विद. इसी तरह आई थिंक इसीलिए ड्रामे के जो लोग हैं वो आ रहे हैं क्योंकि डिपेंडेबिलिटी है ना, उनको पता है कि इनके इतने तो कम से कम फॉलोअर्स हैं, हमारी मूवी नुकसान में नहीं जाएगी. सो इट्स ऑल अबाउट कमर्शियल्स आई थिंक, एंड दैट्स अ नेगेटिव. मतलब नोन फेसेस ऑलरेडी चाहिए होते हैं, पॉलिश्ड लोग चाहिए होते हैं. नए लोगों को चांस देना मतलब उनको सिखाना, और वो सिखाने के लिए, अच्छा सिखाने से एक बात समझ आती है. देखिए अगर आपने वहाँ से पढ़ा है, अगर बेल्जियम रह रही हैं, आपने मुख्तलिफ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो सिखाती हैं वहाँ से काम किया है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तानी इंडस्ट्री समेत बाकी इंडस्ट्रीज़ को पॉलिश करने के लिए पहले सीखना. अब ये होता है कि आपको बाजू का चांस मिल जाता है तो आप हिट हो जाते हो, लेकिन पढ़कर और थ्रेटिकली चीज़ों को देखकर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आना, इसकी स्टडी करना आजकल यंगस्टर जो देख रहे हैं हमें, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, कितना ज़रूरी है कि पहले इसको स्टडी किया जाए, सीखा जाए. ऑफ कोर्स एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स. आई थिंक सीखने में ये है कि आपको कुछ नहीं तो टेक्निकलिटी पता चल जाएगी, आप ज़रा से पॉलिश हो जाओगे. नथिंग टीचेस यू लाइक एक्सपीरियंस डज. दैट्स what my experience says. But I think definitely a little bit of know-how, a little bit of education before you get started, definitely. And I think education never goes for a waste, because आप चाहे मूवी सीखें या कोई और जियोलॉजिस्ट बन जाएं या हिस्टोरिकल आप कुछ हो जाए, लेकिन it opens up your mind. I think education is the utmost important thing in life. Once you've educated yourself, then you specialize in whatever you want, but it opens up your mind. आपने पता किया था कि मतलब कितने सिनेमा में रिलीज करने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी ज़्यादा मतलब ये अट्रैक्ट करेगी लोगों को, इस वाले से बात की मतलब कोई? हाँ, ये कॉन्वर्सेशंस हमारी अक्सर चलती रहती हैं, एंड आई लाइक टू लर्न मोर एंड आई लाइक टू बी वेरी इन्वॉल्व. तो इसमें भी मैं शुरू से ही बहुत इन्वॉल्व थी, एंड आई नो देयर अबाउट 136 or 37 cinemas country wide over here. So I think around, I think all of them, they will try and have the screens playing our movie.
So Everready is distributing it, so they're going to have a very big distribution company. Exactly, so they'll have a good reach. Now it's she's in Lahore right now, लेकिन अगर प्रीमियम की बात करें तो वो आपको होता है आपकी लॉन्च से 1-2 दिन पहले होना होता है ना, तो वो कहाँ लाहौर में, लाहौर समेत लेके अगर कराची में बात की जाए, दुबई में बात की जाए, लाहौर में तो इनको मोहब्बत हो गई है लाहौर से। लेकिन फिर वो शेर याद है ना आपको जिनको हमने याद भी कराया ब्रेक में कि चलो लाहौर से मोहब्बत है या किसी और से मोहब्बत है। अच्छा, तो कहाँ हो रहे हैं प्लान्स, कहाँ किया, कराची में इसके अलावा कहाँ हो रहे हैं? Dubai and Karachi mein. And of course when we have the premieres we're going to be surprising all the audience in different cinemas in different timings. The cast will go in between and it'll be nice for the people to surprise, sir. There'll be surprises waiting for them. कैसा लगेगा मतलब जैसे फिल्म रिलीज हो जाएगी, लोग आएंगे, जब आप निकलोगी, अभी तो आपको शायद पहचान ना रहे हो, नहीं पहचानते, अच्छा ही नहीं पहचानते फिलहाल। फिर लोग पीछे पड़े होंगे, ऑटोग्राफ, सेल्फी। वैसे एक वक्त होता था कि ड्रामा फिल्म से जो जुड़े लोग हैं वो ज्यादातर इसी तरह ही होते थे। अब वक्त बदल गया, दौर बदल गया, सोशल मीडिया आ गया है, तो आप समझती हैं कि कितना जरूरी है सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहना? क्योंकि एक तो रिलेशन जो है आपको समझ भी आ जाती है कि जो रिश्ता है ऑडियंस और एक्टर के दरमियान, उसकी भी समझ आ जाती है, उनकी राय जो है आपके बारे में क्या है वो आपको समझ, कितना जरूरी आप समझती हैं? Social media is very important nowadays. You cannot deny the power of social media. So definitely, Harmeet, I would say that you've got to be, if you want to be in the field, all the more reason. And it doesn't matter whether you're an actor or you're a chef or whatever. I think to have your presence in that profession, you have to be very active, unfortunately. या फिर आप किसी को हायर कर लें इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, अदरवाइज ये आपको खुद ही करना पड़ता है। जैसे मैं जहाँ पे भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ लगा दूँ, लेकिन आई ऑल्सो लाइक टू कीप माई सेल्फ अ लिटिल प्राइवेट दैट एंड आई थिंक वी हैव द अपॉर्चुनिटी एंड द मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट हाउ मच वी वांट टू एक्सपोज ऑफ आवरसेल्व्स. So you can maintain that. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन I think it's an added responsibility, it's an added work for the person to do. अगर आप शेफ हैं तो इतनी अच्छी डिशेस बना रहे हैं, अब खाना कहीं जा रहे हैं, मैं देखती हूँ लोग जो है बैठे पहले फोटोग्राफ लेते हैं फिर खाना शुरू करते हैं. I think that irritates me. Me too. है ना? That irritates me. Like, I want to be in the moment. I want to enjoy my meal. You know. And they should live in the moment because instead of having the memories and making memories. That is the key word. Living in the moment. I think this is what social media has taken away. चले जाते जाते अभी हमारा दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा कि आपको हम इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कैसा फील किया आपने कराची लाहौर के लोगों को, और आप कैसा फीडबैक एक्सपेक्ट कर रही हैं? व्हाट यू वांट टू से अबाउट अ मूवी? First of all, should I look at this? Yes, this camera. Yeah. All right. So this is for everybody to know that I think Pakistanis are the kind of people you find very rarely because they have so much resilience despite of the fact कि यहाँ के हालात जो हैं they're not very conducive. इतना आप लोगों को support नहीं मिलता है, लेकिन इतने resilient हैं कि it's commendable. So hats off to you guys, and please do come and watch the movie because you have to support your cinema if you want it to grow. And I think यहाँ पे entertainment के और ज़्यादा कोई इतनी means नहीं है. You don't have night clubs, you don't have any other kind of activities. Cinema is a good place. You can take your girlfriends, wife, sister, brother, friends, everybody. You can go with families. And Yaraway is a very family oriented movie. It has good music, you're going to love it, and it's a romantic one where I think girls would enjoy the most. Kind of zabardast performance or promotion on screen. Best of luck from the whole team. Good Morning Public की पूरी टीम की तरफ से आपको best of luck and welcome to Pakistan as well. Thank you. So we love you so much. अच्छा जी, हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है. Thank you so much Lizzie once again for being here. बड़ा मजा आया आपसे बात करने का. ब्रेक के बाद वापस आते हैं. Keep watching Good Morning Public. जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक. आज इंटरनेशनल टीवी डे है, मनाया जा रहा है पूरी दुनिया जहान में, और इस हवाले से मेरी तो यादें बहुत हैं. मैं तो उस ज़माने से टेलीविज़न को याद कर रहा हूँ जब पाकिस्तान में टेलीविज़न नहीं था. और हमारा घर उन घरों में से था जहाँ पूरे इलाके में, समनाबाद में मैं रहता था लाहौर में, और मेरा घर चूँकि मेरे वालिद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, तो उन्होंने उन लोगों में से वो हैं जिन्होंने सबसे पहले टीवी ख़रीदा. तो वो टीवी हमारे घर आया तो आप यकीन करो कि बहुत सी पॉजिटिव बातें भी हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें भी हैं. नेगेटिव बातें ये हैं कि हमारे घर में जब लोगों को पता चलता था
कि एक डब्बा है ऐसा जिसमें तस्वीरें नजर आती हैं चलती फिरती। तो लोग दूर दूर से अपने रिश्तेदारों को लेके आया करते थे टेलीविज़न दिखाने के लिए। और वो जनाब हमारे घर में सहन में रखवा दिया जाता था, चूँकि अंदर कमरे में तो 300, 400 लोगों को बिठाने की जगह नहीं होती थी। तो हमारा ज़रा सहन बड़ा होता था, उसमें रख दिया जाता था टीवी। और मेरे वालिद बड़ा गुस्सा खाते थे, उसकी वजह यह है कि वो कहते थे क्या अजाब मैंने पाल लिया कि कमरों के अंदर भी लोग हैं। मतलब घर की कोई प्राइवेसी नहीं है, पूरी आपके मोहल्ला पूरा इलाका आ जाए आपका सिर्फ वो चलता फिरता टीवी देखने के लिए। हाँ, तो मतलब वो जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। और ये 64 की बात है, मुझे याद है जब टीवी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात है। हम भी छोटे छोटे थे, अपनी मेमोरी में कहीं कहीं याद करें, रिकलेक्ट करें, तो वो जी वो टीवी होता था। अभी बहुत सारी मूवीज में जब ये सीन दिखाया जाता है कि एक टीवी नुमा चीज, देख सकते पुराना टीवी कितना प्यारा लग रहा है, ओ माय गॉड। अब बताएं इनमें से कौन सा आपके घर में था? मतलब ये वो पुराने इसमें चलती फिरती तस्वीरें देख के लोग हैरान होते थे कि ये कैसे चल रहा है। और अब देखिए सर, मतलब ये तो बहुत ह्यूज है, बड़े हैं, इतनी मशीनरी अंदर। अब ये मेरे टीवी के करीब ये था, इट सीम्स टू लाइक पुराने जमाने का एसी नहीं होता। आपको याद होगा हमारे यहाँ तो ये था कि लाइट नहीं थी 1996 में बिजली हमारे गाँव में। उससे पहले जो है एक घर था पड़ोसियों का जहां पे एक बैटरी के जरिए और एक एंटीना होता था, वो घुमाना पड़ता था पूरा का पूरा। और वो कभी साफ कभी सुथरा, कभी चीजें नीचे से आवाज लगाई जाती थी कि अभी ठीक है, अभी नहीं है, अभी क्लियर नहीं है। तो ये सिलसिला चलता था। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जरिए हमें भी बड़ी हैरानी होती थी कि टीवी में ये डब्बे में बंदा बैठा कैसे बातें कर रहा है, कैसे अंदर बैठ जाता है। तो ये नई चीजें थी। फिर 1996 में डिश एंटीना आए और वो बड़े वायरल हुए, बहुत ज्यादा महंगे भी थे उस वक्त, और बहुत ज़्यादा उस पर फिर तकरीबन चैनल की भरमार भी थी। और ख़ासकर हिंदुस्तानी चैनल जो थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तब एक नई चीज़ आई और 1996 का आई थिंक जो वर्ल्ड कप था वो पहली बार हमने कहीं रंगीन टेलीविज़न पे देखा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यादें हमारी जुड़ी। और वैसे शहर की तरफ जब हम आते थे रऊसा और सोहा, तो जाहिर बात है कि बड़ी हैरान कुन सी चीज़ें, क्योंकि कलरफुल टीवी जब देखते थे तो हैरानी होती थी। आप जब If you guys don't mind, सर मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, मैंने इतना बड़ा बड़ा टीवी नहीं देखा, सॉरी। मैंने इसको आहिस्ता ग्रेजुएट होते हुए देखा है। मतलब आप ये देखिए, हमेशा यंग रहने की कोशिश करती हैं। सीरियसली मैंने नहीं देखा। अच्छा ये टीवी, उसके बाद अब हम जो आपको पुराने टीवी दिखा रहे हैं, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं सर, छोटी एलसीडी से बड़ी एलसीडी में अब इतनी बारीक और उतनी ह्यूज एलसीडीज चल रही हैं। अच्छा टीवी की हम बात कर रहे हैं, आप अखबार की बात अक्सर करते हैं, आप अखबार से मुंसलिक है, टीवी से मुंसलिक है। पहले अखबार ही, अखबार की सुर्खियाँ ही हर जगह आपको खबर पहुँचाती थी, फिर टीवी आया, टीवी से अब हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डिजिटल टीवी तक शिफ्ट होता जा रहा है। ये चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। जो आलमी दिन हम मना रहे हैं वो मना इसीलिए रहे हैं कि हमने जो ग्रेजुअली चेंज देखा है, अब वो इतना ज़्यादा हो गया कि सर टीवी कम ही लोग देखते हैं। टीवी बहुत लोग अभी भी देखते हैं, लेकिन हम जैसे लोग, अखबार अलबत्ता कम हो गया। हाँ, अखबार कम हो गया, टीवी अभी भी मतलब वो देखा जाए तो अब टीवी को अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए ज़ाहिर है बहुत कुछ करना है। लाइक एलसीडीज और एलसीडी, एक तो टेक्नोलॉजी मतलब जो है वो बदल गई है, तो ज़ाहिर है बड़ी स्क्रीन होगी, लोग बड़ी स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं। छोटी स्क्रीन होगी तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो फ़ोन के ऊपर लोग ज़्यादा देखते हैं, गैजेट्स जो है। लेकिन प्रोडक्शन अभी भी ज़ाहिर है वो उसने उन्हीं कैमरों से होनी है। जब वो इसके ऊपर भी आप देख रहे हो तो वो करना है। अच्छा, पहली जो मैं अपनी याद में करूं तो पहली अनाउंसमेंट जो थी वो तारिक अजीज ने की थी, नीलाम घर वाले तारिक अजीज। वो तो डायलॉग ही बड़े ज़बरदस्त थे सर जो उन्होंने उस तरह से किए थे ना। आज भी वो क्लिप कहीं मिल जाए तो हमें मज़ा आ जाता है देखने का। तो ड्रामा, फिर उसके बाद जो उस ज़माने का ड्रामा था, यानी उसको अभी भी लोग याद करते हैं। जब वो ब्लैक एंड वाइट में भी देखते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये ड्रामा होता था। जब बड़े बड़े नाम अशफाक अहमद, बानो कुत्सिया, अनवर मकसूद जो थे, उनकी प्रोडक्शन जो आती थी टीवी के ऊपर, आंगन टेढ़ा, अभी तक अनवर मकसूद का लोग भूले नहीं है। जी आप कुछ और सब इकट्ठे बैठ के देखते थे सर, वो टीवी जो देखने की बात है ना, वो सारी फैमिली अब जो है तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। जिस वक्त आप कहते हैं मैं तो अपने फ़ोन के ऊपर देख लूँगा, लेकिन ड्रामा अभी भी ऐसी चीज़ है जो आप क्लिप्स तो देख सकते हैं छोटी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन पूरा ड्रामा एंजॉय करने के लिए उसके साउंड सिस्टम को,
उसको पूरे को आप रेजोल्यूशन, enjoy करना कलर्स, पड़ता है। पिक्सेल्स, हर चीज़ ज़बरदस्त हो ना। और आजकल की टीवी की अगर हम बात करें तो हरमीत आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें कितनी फाइन हो गई हैं। मतलब जो प्रोडक्शन की जाती है वो प्रोडक्शन हमें ऑन स्क्रीन नज़र भी आती है, बिकॉज ऑफ कि कंपनीज अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हैं और उसकी रेजोल्यूशन बड़ी हाई होती है, और प्रोडक्शन जो मतलब क्लियरेंस ऑफ द कैमरा हमें वो ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा होता है। क्या वो ब्लैक एंड वाइट से दौर डिजिटल चला, हो गया ना। डिजिटल हो गया। हाँ, सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है। और हम बस मतलब ये बात करेंगे, आप जिस भी फॉर्मेट के ऊपर हो, आपको अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। Very true. आपको अपने स्क्रिप्ट में जिद्दत लानी पड़ेगी, तभी जाके आप टेलीविज़न के ऊपर कामयाब होंगे। अदरवाइज फिर दुनिया खा जाएगी। एक तरफ ह्यूज स्क्रीन का ज़माना है जहाँ सिनेमा में जाके आप एंजॉय करते हैं, और एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ज़माना है कि जहाँ पे आपके लर्निंग मतलब बेस्ड मतलब बिल्कुल होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। बहरहाल उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी है। लेकिन कंक्लूड कर लेते हैं पूरे प्रोग्राम को इस बात पे कि टीवी इज टीवी, टीवी स्टिल टीवी। लोग मत कहते हैं कि अब तो रोज सब टीवी पे आते हैं, हरमीत टीवी पे आता है तो ये टीवी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज भी लोग टीवी को उतना ही पसंद करते हैं। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। टीवी पे दोबारा आएंगे और दोबारा मॉर्निंग शो करेंगे आपके साथ। हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।